तो आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा ये न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का। बेसिकली इसके अंदर हम बिगनिंग से जो भी जेमिनी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सभी कंसेप्ट करने वाले हैं। हमारी जो क्लासेस का फॉर्मेट रहता है इसमें काफ़ी स्टूडेंट तो ऑलरेडी पहले से हैं, कुछ न्यू हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट ये होता है कि इनिशियली मैं पढ़ाऊँगा जो भी पढ़ाना है, आप सभी को म्यूट कर दूंगा। और म्यूट करने की मेन वजह ये नहीं है कि मैं म्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि कितनी भी कोशिश के बावजूद कुछ ना कुछ लोग अपना माइक्रोफोन ऑन रखते हैं, उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। इसलिए मैं सभी को म्यूट कर दूंगा। एंड ऑफ क्लास में जो भी आपके डाउट हैं आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो भी डाउट होंगे आप एंड में पूछ सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है हर एक क्लास की, मगर फिर भी यदि आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो मैं सबको एडवाइस दूंगा फर्स्ट क्लास में ही कि आप क्लास को ही अटेंड करें, रिकॉर्डिंग पर बेस्ड ना रहें। क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसको पार्ट्स में देखते हैं या फास्ट करके देखते हैं, स्लो करके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें से जनरली स्किप हो जाती हैं और प्रॉपर नहीं हो पाता वो। आपको कोई मजबूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज जब आपने इसको लाइव कोर्स ज्वाइन किया है तो आप क्लासेस पक्का अटेंड करें। फर्दर इसका जो भी पीडीएफ है, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कराऊंगा वो पीडीएफ दूंगा, वो मोर देन एनफ होगा। अब क्योंकि हमारी क्लास जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की है तो इसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की दशाएं किसी भी सॉफ्टवेयर में एक्यूरेट नहीं है। इसलिए आप यदि जेमिनी से प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो आपको दशाएं निकालना भी आना चाहिए। वो मैं आपको सिखाऊंगा। दशाएं कई तरीके की हैं, मगर मेनली इसमें हम चर दशा को यूज़ करते हैं। तो चर दशा की कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। हमारे इस बैच में भारतीय विद्या उनके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उनके यहाँ पे या और भी जगह के होंगे मंडूक दशा और स्थिर दशा भी यूज़ होती है। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा मैं मंडूक दशा की भी क्लास लूँगा, स्थिर दशा की भी क्लास लूँगा। जनरली प्रेडिक्शन के लिए उसे वो कंडीशनल दशा है, इसलिए प्रेडिक्शन के लिए उसका यूज़ ज़्यादा किया नहीं जाता। इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। फर्दर इनिशियल जो पोर्शन होगा हमारी 3-4 क्लास वो बेसिक कंसेप्ट को समझाने में जाएगी। और तो मैं म्यूट कर रहा हूँ टी। तो हमारी फर्स्ट 3 to 4 क्लासेस ओनली बेसिक कंसेप्ट में जाएंगी। तो उसको आप घर पे भी एक बार जरूर रिवाइज करें। जो भी मैं बता रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट में कौन कौन से क्या क्या कारक होते हैं, उनके क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं। अब आ जाती है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात। इसे हम क्यों कर रहे हैं? बहुत सारों को लोगों को एक गलत फहमी है कि ये जेमिनी ऋषि की एस्ट्रोलॉजी है। नहीं, ये पाराशर ऋषि की ही एस्ट्रोलॉजी है। पाराशर जी ने ही अपनी बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इन कारकों के बेस पर एक एस्ट्रोलॉजी दी हुई है, चर दशाएं दी हुई है। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। बीवी रमन कुछ यूज करते हैं, वाराणसी में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कुछ और यूज करते हैं। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जो के एन राव सर की सबसे ऑथेंटिक रिसर्च है इसमें सबसे ज़्यादा, तो के एन राव सर जिन क्राइटेरियाज को यूज़ करते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि ये मैंने भी के एन राव सर से की है, मैंने सारी ही की है हालांकि, मगर उसमें ज़्यादा ऑथेंटिक और एक्यूरेट के एन राव सर पे बेस्ड है। तो उनसे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहीं और सुनने को मिले तो मैं क्लैरिफाई करूंगा कि ऐसा भी होता है, मगर हम ये चीज़ लेकर चलेंगे। हम क्या लेकर चलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताता रहूंगा। जेमिनी की रिक्वायरमेंट क्या है, एडवांटेज क्या है? 10 तरीके की एस्ट्रोलॉजी हम पाराशरी भी करते हैं जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, और 85 टाइप की नाड़ी है उनकी अलग अलग हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं। टैरो कार्ड करते हैं, कोई लोग न्यूमेरोलॉजी करते हैं, कुछ करते हैं। तो जो सबसे ऑथेंटिक एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है वो है जन्म पत्री से जो भी एस्ट्रोलॉजी की जाती है वो सबसे ऑथेंटिक है। बाकी लोग इसे माइंड ना करें जो और किसी भी तरीके की कर रहे हैं, क्योंकि जन्म पत्री एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और जो हर तरीके से प्रूव्ड है, सबसे एक्यूरेट होती है जिसमें भी जन्म पत्री का यूज होता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उतना एक्यूरेट नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। ये मैं आपको एक्सपीरियंस और एक्चुअल
स्थिति बता रहा हूँ कि हम चाहे जो भी यूज़ करें, जैसे टैरो कार्ड यूज़ करते हैं या हम न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उनका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। जो यूज़ करते हैं, जिन्हें आता है, प्रैक्टिस करते हैं, वो करें। मगर जो आपके पास जन्म पत्री जो अवेलेबल है, पामिस्ट्री भी उस लेवल पर नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है। अब जन्म पत्री आपको आ गई, उस पर बेस्ड जो मेन 4 एस्ट्रोलॉजी यूज़ होती हैं, उसमें एक है आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, बहुत रेयरली यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं पाराशरी। पाराशरी में प्रेडिक्शन करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। 50 साल का कम से कम आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब कुछ ABCD सीख पाएंगे हम। पाराशरी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो लोग कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि उसमें प्रेडिक्शन करना आसान काम नहीं है। तो उसके एज ए टूल हम KP एस्ट्रोलॉजी करते हैं। KP एस्ट्रोलॉजी में मैथमेटिकल टूल दिए हुए हैं कृष्णा मूर्ति जी ने। वो इसीलिए दिए थे कि वो खुद भी पाराशरी के बेस पर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें रास्ता निकाला जाए कि लोगों को समझ में आए। फिर एक नाड़ी है जिसमें RG राव सर ने भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी को कंबाइन करके भृगु नंदी नाड़ी का एक कंसेप्ट बनाया है। दोनों अलग अलग नाड़ी थी और उसके बेस पर उन्होंने एक चीज बताई जिसके बेस पर आप मोटा मोटा किसी भी पर्सन के बारे में जो रफली सब कुछ बता सकते हैं। मगर इन सभी के प्रो एंड कॉन्स है। पाराशरी का यह है कि पाराशरी से प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा वास्ट है और आपको 50 साल पढ़ते रहिए तब जाकर आपको वो समझ में आएगी। उससे पहले समझ में आती नहीं है। और आज के समय पर पाराशरी किसी को आती है ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर एग्जिस्ट करता नहीं है जिसको प्रॉपरली पाराशरी आती हो। थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन सब देते हैं, हम भी देते हैं और लोग भी देते हैं। और लेवल ऑफ प्रेडिक्शन कोई 50% दे पाता है, कोई 60% दे पाता है, मगर उससे ज़्यादा कोई भी एग्जिस्ट करता नहीं है। KP एस्ट्रोलॉजी में कुछ लिमिटेशंस हैं कि बर्थ टाइम बहुत एक्यूरेट ना हो तो आप उसमें बहुत अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दे पाते। भृगुनंदी नाड़ी का एक वो है आपका प्रॉब्लम, यह है कि इसके अंदर आपको पिन पॉइंट एक्चुअली इवेंट को करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब वहाँ पे नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डिग्री तक भी लग्न वगैरह कुछ ली नहीं जाती है। अब आ जाते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की, आपको क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले सभी एस्ट्रोलॉजी में सबसे आसान एस्ट्रोलॉजी है, द इजीएस्ट। दूसरा, इसमें आपको बर्थ टाइम, यदि आपकी लग्न चेंज नहीं हो रही है तो बर्थ टाइम की कोई एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। 1 घंटे से भी गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रेडिक्शन आप कर पाएंगे। क्योंकि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो दशाएं होती हैं वो नक्षत्र बेस्ड दशाएं नहीं होती। पाराशरी में दशाएं नक्षत्र बेस्ड होती हैं, जो एक एक मिनट के अंदर यदि टाइम बदल जाएगा तो वहां पर डिविजनल चार्ट बदल जाते हैं और डिविजनल चार्ट बदल जाते हैं, दशाओं की सीक्वेंस भी बदल जाती है। मगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपका यदि 1 घंटे आधा घंटे लग्न चेंज नहीं हो रही है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रेडिक्शन दे पाएंगे। फिर इसमें बहुत कम सूत्राज हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में सूत्राज नहीं है। बहुत डिविजनल चार्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डिविजनल चार्ट को यूज़ करते हैं, वो किस बेस पर यूज़ करते हैं वो नहीं पता, मगर शास्त्रों में कोई डिविजनल चार्ट का यूज़ करने की इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा ट्रांजिट को भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर। तो बहुत सिंपल हम दशाओं के बेस पर प्रेडिक्शन दे पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसको हम शुरुआत से करेंगे और बिगिनिंग से हम इसमें जो आयोटा से बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके हम एंड तक जाएंगे, प्रेडिक्शन तक जाएंगे। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली यूज इंडिपेंडेंटली नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बता देता हूं आपको। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को ऑलवेज यूटिलाइज करना चाहिए अलोंग विद सम अदर एस्ट्रोलॉजी। दो का जब हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो हमारी प्रेडिक्शन का लेवल क्वाइट हाई हो जाता है। फिर एक मैं अपनी तरफ से आपको पहले से ही बता देता हूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जेमिनी को पाराशरी से मिक्स करते हैं। आत्म कारक की बात करेंगे, यहाँ पर कारक मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अमात्य कारक की बात करेंगे, फिर वो 9th लॉर्ड की भी बात करने लग जाते हैं, वो फिर 5th लॉर्ड की भी बात करने लग जाते हैं। ये अपने आप में करेक्ट नहीं है। जब आप जेमिनी की बात कर रहे हो तो आप जेमिनी की बात करिए, प्रेडिक्शन जेमिनी के बेस पर ही दीजिए, उसको पाराशरी से मिक्स मत करिए। जब 9th लॉर्ड बोल दिया तो वो कारक नहीं हो सकता, कारक है तो वो 9th लॉर्ड नहीं हो सकता। तो आप दोनों चीजों को मिक्स मत करना बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग करते हैं, वो उसको बोलते हैं फिटोलॉजी। जबरदस्ती कोई भी चीज फिट करनी है तो हम किसी भी चीज को कहीं भी कर देंगे। हमें क्या करना है, हमारी प्रेडिक्शन गलत भी हो कोई बात नहीं, मगर आप अपने नियमों पर चलेंगे तो आपकी सारी प्रेडिक्शन सही जाना शुरू हो जाएंगी। आपको कहीं लग रहा है कि इवेंट जस्टिफाई नहीं हो रहा तो आपने पाराशरी के साथ जेमिनी को मिक्स कर दिया,
कहीं पे कुछ लिया है, कहीं पे कुछ लिया है, कहीं उसी प्लेनेट को मैलिफिक मान लिया, कहीं उसी प्लेनेट को बेनिफिक मान लिया, कहीं कुछ कुछ भी आपने कंसिडर कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्लियर कट टर्म्स में हम बात करेंगे, आपको क्लियर कट टर्म्स में यूज करना है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ी बहुत बातें बताई जिनका हमें ध्यान रखना है, और इसमें जो लास्ट में मैंने पॉइंट बताया उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप उसको ही ज्ञाति कारक बोल रहे हो उसी प्लेनेट को, और इसके बाद उसके बारे में बता रहे हो ये फोर्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है। तो एस्ट्रोलॉजी इस तरीके से नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रेडिक्शन दे ही पाए या आपकी प्रेडिक्शन करेक्ट ही हो 100%। प्रेडिक्शन आप ये मान के चलिए कि गलत हो सकती है आपकी, जो मैं टाइम टाइम पे बताता हूं, 1 मिनट में यहां पे भी बता देता हूं, क्योंकि हमारा जो कुंडली बनती है वो पूर्व जन्म कर्मास पर बेस्ड होती है, प्रारब्ध पर बेस्ड होती है। पिछले जन्म में हमने किस तरीके के कर्म किए हैं उसके बेस पर एक हम जन्म कुंडली लेकर आते हैं, मगर इस जन्म के कर्मों का इक्वल रोल होता है। तो आपकी कुंडली कुछ बता रही है, आपके रिजल्ट बदल सकते हैं, आपके इवेंट मैच ही नहीं कर रहे, तो यह नहीं कि आप अपनी एस्ट्रोलॉजी बदल दो। आपके करंट जन्म कर्मास आपकी पूरी कुंडली को बदल देते हैं। कर्मा पर बेस्ड है पूरी एस्ट्रोलॉजी, जिसको 90% लोग कंसिडर करके नहीं चलते। आपने पहले जन्म में जैसे कर्म किए थे उसके बेस पर आप एक जन्म कुंडली लेकर आए, मगर भगवान ने आपको पंच तत्व दिए थे, एक दिमाग दिया था और हाथ कर्म करने के लिए इंद्रियां दी थी, उससे आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए तो आपकी वो पूरी कुंडली पलट जाएगी। आपके जो दुर्योग है वो आपके राजयोग के रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगे। तो कभी भी इस चक्कर में ना रहे कि नहीं ये आपको इवेंट को जबरदस्ती जस्टिफाई करना है, जैसे कि ज्यादातर आप कॉलेजों में पढ़ते हैं तो वहां जबरदस्ती कुंडली लगा के जस्टिफाई करा रहे होते हैं। कभी उसी मार्स को वो मैलिफिक बता देते हैं, कभी बेनिफिक बता देते हैं। तो आपने ये कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमारा काम इवेंट को जस्टिफाई करना नहीं है, हमारा काम है जो ऋषियों ने लिखा है उसके लॉजिक पर चलकर जो भी प्रेडिक्शन आ रही है वो प्रेडिक्शन देना है। अब मैं आज की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। 10-15 मिनट मैंने जो भी बोलना है आपको बता दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जब हम स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली आपको कारक जो यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, 2 तरीके के कारक होते हैं। कारक का मतलब होता है काम करने वाला, जिस प्लेनेट को जिस काम को करने की जिम्मेदारी दी हुई है। आपकी कुंडली में 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, और उन भाव और राशियों में आपके 9 प्लेनेट प्लेस्ड हैं। अब ये जो भी करेंगे 9 प्लेनेट हैं, बाकी सारी चीजें आपकी वहां पर कुंडली में फिक्स हो गई। ये प्लेनेट का रोल बदलता रहता है, 9 प्लेनेट होते हैं। तो पाराशरी के अंदर इनको फिक्स कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर चीज का कारक यह है, मगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई भी चीज फिक्स नहीं की है उसने। हर एक कारक बदल जाएगा, हर चीज का कारक अलग अलग कुंडली में अलग अलग होगा, जबकि पाराशरी के अंदर हर एक चीज का कारक फिक्स होता है। तो आपको जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, मैं स्क्रैच से इसको कराऊंगा, तो आप चिंता नहीं करें, जिसे आती है वो समझ लेना, उसका रिवीजन हो जाएगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा और सारा स्क्रीन के बेस पर चलेगी क्लास एंड तक। जो भी मेरी शेयरिंग होगी आप उसे देखते रहें, उसमें से आप नोट करना चाहें कुछ नोट कर सकते हैं, जो डाउट है उन्हें नोट कर सकते हैं, और डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है, और इनिशियली होपफुली आपको ज़्यादा डाउट आएंगे भी नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो पाराशर ऋषि ने सभी चीज़ों के स्थिर कारक बताए थे, उन्हें यहाँ पर लेकर चलना है। स्थिर कारकों को यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। आपको पता है कि जो फादर का कारक इन जनरल सूर्य को माना जाता है, मगर जब हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो फादर का कारक सूर्य और शुक्र में जो भी बली है उसे हम लेकर चलेंगे। सन एंड वीनस के अंदर जो भी बली है प्रैक्टिकली हम सूर्य को लेकर चलते हैं, मगर आप देखना चाहो तो इन दोनों में जो भी स्ट्रोंग है उसे ले सकते हैं। स्ट्रोंग आते ही कान खड़े हो जाते हैं कि स्ट्रोंग कैसे पता चलेगा। बेसिकली वो षटबल के बेस पर पता चलता है। मैं आपको एक क्लास में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि स्ट्रोंग कैसे देखते हैं। अभी मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जिसे आप नोट कर लें। इसी तरीके से आपको पता है कि मदर का जो स्थिर कारक है परमानेंट जिसे हम मानकर चलते हैं वो मून होता है। ज्यादातर सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी में स्थिर कारक मदर का मून हो गया, और मून और वीनस में जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसे मदर का कारक यहाँ पर हम मानकर चलते हैं। तो आप मेनली अभी मून को ही कंसीडर करें। फर्दर मार्स आपको पता है यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स का भी कारक होता है।
छोटे बहन भाई का कारक मार्स होता है वो पता होना चाहिए। मरकरी आपके जो भी अंकल और आंट हैं, मौसी मौसा, मामा मामी, चाचा चाची, सभी का कारक मरकरी होगा, स्थिर कारक। जुपिटर ये दादाजी का कारक है, दादाजी। और जुपिटर हमें मालूम है कि आपका संतान का कारक भी माना जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। शुक्र ये आपका मैरिज का कारक होता है और यहाँ पर उसको हस्बैंड का कारक भी बताया गया है। बहुत जगह पर जुपिटर को भी हस्बैंड का कारक लेकर चलते हैं, मगर यहाँ पर हम शुक्र को हस्बैंड का कारक लेकर चलेंगे। सैटर्न को सन्स पुत्रों का कारक दिया हुआ है स्पेशली, और इसको सेवक का कारक भी मानकर चलते हैं। सेवक कौन? जो आपकी सेवा करता है, आपके घर में जो भी नौकर चाकर है। राहु, राहु और केतु के बारे में अलग अलग तरीके की एस्ट्रोलॉजी, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी देखने को। यहां पर हम जो लेकर चलेंगे राहु को, दादा एंड नाना, मतलब जो मेल ग्रैंड पेरेंट्स, जो दादाजी हैं और नाना जी, वो राहु से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फीमेल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादी एंड नानी, को हम केतु से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे स्थिर कारक रहेंगे यहाँ पर फिक्स। ऑलवेज यूज बोथ स्थिर एंड चर कारक, सभी तरीके के, दोनों तरीके के कारकों को यहां पर एक साथ यूटिलाइज करेंगे हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। अब मैंने स्थिर कारक रिश्तों के बताए थे, यहां पर स्थिर कारक भावों के भी हैं। एक्चुअली सभी 12 भाव जो आपकी कुंडली के होते हैं, उन सभी के स्थिर कारक होते हैं। कि पहला भाव का कौन सा कारक होता है? पहले भाव का मतलब पहले भाव के रिजल्ट देने की किसकी जिम्मेवारी है? कारक का मतलब क्या है? कारक वो होता है जो उस पर्टिकुलर चीज के रिजल्ट देता है। जैसे आपको संतान देखनी है, उसका कारक जुपिटर है, तो जुपिटर के पास संतान से रिलेटेड रिजल्ट देने की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से कुंडली के 12 भाव होते हैं, सभी 12 भावों के रिजल्ट देने की जिम्मेवारी किस पर होगी? मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबको बेसिक आता है। यदि किसी को बेसिक नहीं आता है, वो मुझे इंडिविजुअली मैसेज करेगा, उसको बेसिक सिखाने का मैं अरेंजमेंट करूंगा। तो आप बता देना। मैं अभी ये मानकर चल रहा हूँ कि आप सबको बेसिक आता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है। तो यहाँ पर स्थिर कारक होते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं, उसमें जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है आपकी कुंडली का। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट जुपिटर क्यों होता है? उसके कई कारण हैं। उसमें देखिए, सबसे बड़ा कारण आपकी कुंडली के 4 भागों की जिम्मेदारी जुपिटर को दी हुई है। यह सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। 12 में से 4 भाव, दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां, और ये आपकी कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट भाव भी हैं, ध्यान रखना। इनसे इंपॉर्टेंट कोई भाव नहीं है। 5वां 9वां दोनों आपके धर्म त्रिकोण हैं, और ये जो 4 भाव हैं ये सारे आपके धन भाव हैं। दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां सारे धन भाव, धन धान्य जुपिटर के हिस्से में है। सारा धर्म त्रिकोण जुपिटर के हिस्से में, 5वां और 9वां भाव। इसी के साथ साथ दूसरा और आपका 5वां भाव आपका संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, वो भी जुपिटर के हिस्से में है। 9वां भाव आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, वो भी जुपिटर के हिस्से में है। 11वां भाव लाभ और गेन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी जुपिटर के हिस्से में है। इसलिए हम जुपिटर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि आपकी कुंडली का सब कुछ इसी के पास है। इन 4 भावों को आप माइनस कर दीजिए, आपकी कुंडली में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपका, क्योंकि भाग्य भी ये ले जाएगा, आपका परिवार भी ले जाएगा, वेल्थ भी ले जाएगा, गेन भी ले जाएगा, आपकी संतान भी ले जाएगा। यहां पर यदि आप आ जाते हो, लर्निंग भी ले जाएगा। तो जुपिटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कारका। इट इज द कारक ऑफ 2nd भाव, 5th भाव, 9th भाव, 11th भाव, प्रोजेनी, संतान। जुपिटर को बेनिफिक प्लेनेट बोला जाता है। बेनिफिक प्लेनेट सब बोल देते हैं जुपिटर बेनिफिक है। और कहानी क्या है कि ये देवताओं के गुरु है। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, देवताओं के गुरु के हिसाब से नहीं समझना है इसे। जुपिटर आपका बेनिफिक प्लेनेट इसलिए नहीं है कि वो देवताओं का गुरु है, वो तो पुराने जमाने में लोगों को समझाने के लिए देवताओं का गुरु बता दिया गया था। इनका कोई देवताओं से मतलब नहीं है। जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, ऐसे ही है। जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है, प्रैक्टिकली सबसे बड़े साइज का प्लेनेट है। तो ये जो भी अर्थ की तरफ या अदर प्लेनेट पर जो भी हेवनली बॉडीज, एस्ट्रॉइड वगैरह अटैक करने जाते हैं, गिर रहे होते हैं, उन पर जाकर गिर के डैमेज करेंगे, उस डैमेज को ये जुपिटर का ग्रेविटेशनल फील्ड हाईएस्ट होता है, तो वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और दूसरे प्लेनेट की तरफ नहीं जाने देता। इस तरीके से पूरे सोलर सिस्टम को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेज। इसलिए इसे बेनिफिक प्लेनेट बोलते हैं, और इसीलिए ये विस्तार और एक्सपेंशन का कारक भी है।
किसी भी चीज में आपको एक्सट्रीम सक्सेस लेनी है। धर्म का कारक भी है, धर्म भी वही है। धर्म में क्या होता है कि दूसरे की पीड़ा को खुद ग्रहण करना। अब यहां पे पीड़ा क्या है, प्लेनेट की क्या पीड़ा होगी? अर्थ पर सपोज कोई एस्ट्रॉइड या बड़ी हेवनली बॉडीज आपके आगे गिर जाती है तो वो डैमेज कर देगी, पूरी अर्थ को हिला देगी। तो यहाँ पर जो भी लाइफ है उसके लिए वो डेंजरस होगी। तो जुपिटर उन सभी के डेंजर को अपने आप पे लेता है, इसलिए इसको धर्म का कारक या देवताओं को गुरु टर्म दी गई है। और ये प्रोजेनी संतान का कारक भी है। प्रोजेनी ना हो तो भी ये पूरा वर्ड खत्म हो जाएगा, संतान नहीं हो तो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यदि पैदा ही कोई नहीं होगा तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए भी जुपिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम। प्रोजेनी संतान का कारक भी है। फर्दर सूर्य है, ये आपका फर्स्ट हाउस का कारक है और इसको फादर का कारक भी बोलते हैं, आत्मा का कारक भी बोलते हैं। इट इज नेचुरल आत्म कारक। फादर को जब भी आपने देखना है हम ये स्थिर कारक है, सूर्य से देखेंगे, और पहले भाव का स्थिर कारक है मार्स, मंगल तीसरे और छठे भाव का कारक है, थर्ड एंड सिक्स्थ हाउस। तो थर्ड हाउस आपका यंगर सिबलिंग्स होते हैं, और सिक्स्थ हाउस में आप कोई भी किसी से लड़ाई करनी है, आपको झगड़ा करना है, किसी से उधार लेनी है, दुश्मनी निकालनी है, कोर्ट केसेस करना है, तो गुंडा है ये, ताकतवर है ना। देखिए मसल मैन है ये आपका। और थर्ड हाउस में भी मसल मैन चाहिए, वो आपका साहस का कारक होता है। थर्ड हाउस आपके साहस को बताता है, और सिक्स्थ हाउस भी आपकी इस तरीके की चीजों को ही इंडिकेट करता है, स्पोर्ट्स को इंडिकेट करता है। तो इनका जो नेचुरल कारक है अनडिस्प्यूटेड वो मार्स है। एक मसल मैन है, वो आपका कमांडर इन चीफ है, वो आपका यहाँ पर सेनापति है, रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है देखिए, मार्स आपका जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर कुछ प्लेनेट अर्थ और सन के बीच में है, वो है आपके मरकरी और वीनस, और आप मून को मान लीजिए वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर सूर्य आता है, सूर्य के बाहर जो भी प्लेनेट हैं वो आपके हैं मार्स, सैटर्न एंड जुपिटर। तो देखिए फिर जो आउटर वर्ल्ड से जो भी कुछ आएगा सूर्य पे, तो सबसे पहले उसको मार्स से निपटना पड़ेगा। सोलर सिस्टम के अंदर के जो प्लेनेट हैं वो हमें अर्थ, हम अर्थ के रेस्पेक्ट में हर चीज को देखते हैं। तो सूर्य पर कोई भी अटैक करने आएगा तो एक्सटर्नल प्लेनेट में जो उसके सबसे नीचे, जो उसका सबसे नियरेस्ट बॉडी गार्ड है, जिसको हम बोलते हैं एनएसजी कमांडो, वो मार्स है सूर्य के वहां पर एक्सटर्नल स्फीयर के अंदर। इसलिए यहाँ पर इसको हम कमांडर इन चीफ बोलते हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और इसको कारकत्व तीसरे और छठे भाव के दिए हुए हैं, और यंगर सिबलिंग छोटे बहन भाई को भी इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मून मदर का कारक है। व्हाट इज मदर? जो सभी को सर्व करता है, जो दूसरों को देती रहती है, वो मदर होती है। ये आपका, और सुख भाव है चौथा भाव, उसका कारक बनाया गया है इसको। सुख मदर देती है, जो किसी को भी मां से बड़ा कोई भी सुख मिल नहीं सकता, इसलिए चौथा भाव को हम सुख भाव बोलते हैं। और सुख भाव का कारक मून है। मून इज ऑल्सो गिवर। ये सन और मून केवल दो ही गिवर है आपको, जो भी रहते हैं। देखिए सूर्य आपको सभी तरीके की एनर्जी देता है, और चंद्रमा भी इसी तरीके से आपको एनर्जी देता है अर्थ के ऊपर। तो चंद्रमा आपके सभी लिक्विड्स का कारक है, आपकी अर्थ पर जितने भी लिक्विड है उन सभी का कारक चंद्रमा है। तो यहां पर क्या करते हैं, जो फोर्थ हाउस का यदि आपको जब भी देखना है तो उसका सिग्निफिकेटर मून होगा, और मदर को देखना है उसका भी सिग्निफिकेटर मून होगा। सैटर्न, आप देखिए सैटर्न को हम बदनाम क्यों करते हैं? कहते हैं कि जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो इसको बड़ा खराब माना जाता है। हम एस्ट्रोलॉजरों का आधा बिजनेस ही सैटर्न से चलता है। सैटर्न के नाम पर हम किसी को भी डरा देते हैं, धमका देते हैं। बेसिकली ये आपका यहाँ पर कारक बना दिया गया है इसको 8वें और 12वें भाव का। 8वां भाव आपका आयु भाव है, उसका कारक शनि है, आयु कारक भी बोलते हैं। और 12th भाव भी आपका आयु भाव भी है, और एक्सपेंस व्यय भाव भी है, और दोनों ये आपके दुस्थान है। मेन दोनों दुस्थानों के जो नेचुरल कारक हैं वो आपका सैटर्न है। अब देखिए मार्स और सैटर्न को क्यों बुरा माना जाता है? मेलिफिक प्लेनेट बोलते हैं ना मार्स और सैटर्न है। अब मेलिफिक किसने बनाया? उनकी शक्ल तो खराब नहीं है, सैटर्न की तो हमने शक्ल बना ली है, वो तो सबसे खूबसूरत प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, मगर उसे मेलिफिक बना दिया गया। रीजन क्या है? ये कारक है 3, 6, 8, 12 के। मार्स और सैटर्न आप पकड़िए ध्यान से, आपको अपना आप समझ में आ जाएगा इन्हें मेलिफिक क्यों बोला है, जुपिटर को बेनिफिक क्यों बोला है। उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि आपका जो मार्स और सैटर्न है ये कारक हो गए 3, 6, 8, 12। सबसे गंदे भाव यही है जिन्हें हम दुस्थान बोलते हैं, खराब स्थान बोलते हैं। तो ये खराब स्थानों के कारक होने की वजह से इन्हें हम मेलिफिक प्लेनेट मानते हैं। सैटर्न सेवक को रिप्रेजेंट करता है आपका,
जो भी सेवक आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरीके से वीनस, अब वीनस को देखे लग्जरी का कारक बोलते हैं। 7th हाउस मैरिज, लग्जरी का कारक क्यों है वीनस में, ऐसी क्या खास बात है? लग्जरी का मतलब है ये स्पाउस का कारक है, बेसिकली मैरिज का कारक है। लग्जरी एक जमाने में मैरिज के अलावा और कुछ हुआ नहीं करता था इंसान के पास, कुछ भी नहीं था ना घर के अंदर कोई उस समय पर, ना एसी होते थे, ना बड़ी बड़ी कार होती थी, ना ही बड़ी बड़ी कोठी होती थी, खाने के लिए अनाज होता था और झोंपड़ी होती थी। तो जो लग्जरी उस टाइम पर थी वो केवल मैरिज थी। तो मैरिज का इसीलिए इसको लग्जरी का कारक बोलते हैं। आजकल क्या करते हैं, हम हर चीज को वीनस से लिंकअप कर देते हैं। मुझे कोई खैर उसमें बहुत परेशानी नहीं है, मगर वो कंसेप्चुअली करेक्ट नहीं है कि वीनस यहाँ पर लग्जरी क्यों है। वीनस एक्चुअली क्योंकि वो मैरिज को इंडिकेट कर रहा है, वो नहीं इंडिकेट कर रहा आपके घर में एसी लगा हुआ है, उसको थोड़ी वीनस इंडिकेट कर रहा है। सातवें भाव का उससे क्या लेना देना, वो सुख स्थान है जिसे हम आप लोग सारे कंसीडर करते हैं लग्जरी के अंदर, और वीनस को उसका कारक बनाते हैं। घर के अंदर जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सुख स्थान है। 4th हाउस है, उसका कारक चंद्रमा होता है, पर जनरली लोग लेकर चलते हैं, तो आप जो भी लेकर चलते हैं वो चलते रहिए। मैंने कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझाना था। 10th हाउस के मल्टीपल कारक होते हैं, आपको ध्यान रखना है। मरकरी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन का भाव होता है, वहां पर उसका सैटर्न भी कारक होता है, मरकरी भी होता है, सन भी होता है, मल्टीपल कारक है, और ये आपका कजन का भी कारक होता है। अब आ जाता हूं मैं यहाँ पर जो जेमिनी के कारक। जेमिनी के कारकों को हम चर कारक बोलते हैं। चर, चर मीन्स जो स्थिर नहीं होते, मूवेबल। हर एक की कुंडली में अलग अलग तरीके के कारक होते हैं। प्रैक्टिकली इसको कैसे निकालेंगे वो भी मैं समझाऊंगा अभी आपको। आप में ज़्यादातर लोगों को आता ही होगा, पर कोई बात नहीं, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में ही कराना प्रेफर करूंगा, कि जो भी मुझे आता है मैं हो सकता है आपको कुछ बताऊं तो कोई न कोई नई चीज़ आप जरूर सीख कर जाएंगे। आत्मिक कारक, देखिए क्या होता है यहाँ पर, राहु और केतु को हटा दें। कई लोग, अभी बता देता हूं, 8 कारक के कंसिडर करके चलते हैं। मैं जो आपको कारक बताऊंगा, कारक किस तरीके से निकाले जाते हैं, एक मैं प्रैक्टिस भी यहाँ पे आपको करा दूंगा। कुंडली में राहु और केतु को हटा दीजिए, बाकी बच गए आपके पास 7 प्लैनेट। अब 7 प्लैनेट्स की डिग्री देखेंगे केवल, वो किस राशि में, इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, किस साइन में, इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। आपको केवल उनकी डिग्री देखनी है। एस्ट्रोसेज ऐप जो भी यूज करते हैं उनमें जब आप लग्न कुंडली बनाते हो तो सबकी डिग्री लिखी होती है। जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है वो आत्मिक कारक है। दूसरे नंबर पर जिसकी डिग्री होती है उसे अमात्य कारक बोलते हैं, एएम के। तीसरे नंबर पर जिसकी डिग्री होती है उसको बोलते हैं भातृ कारक या भातृकारक, बी के। चौथे नंबर पर जिसकी डिग्री होती है उसको बोलते हैं मातृकारक या एम के। पांचवें नंबर पर जिसकी डिग्री होती है वो होता है पुत्र कारक या पी के। छठे नंबर पर जिसकी डिग्री होती है वो होता है ज्ञाति कारक और जी के। और सातवें नंबर पर जिसकी डिग्री होती है उसे बोलते हैं दारा कारक और डी के। तो सबसे पहले कारक हम किस तरीके से निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं एक कुंडली के अंदर, और इसके बाद हम इसको एक्चुअली यूटिलाइज करेंगे। आगे इनकी मैं करेक्टरिस्टिक बताऊंगा जिन पर आपको बहुत फोकस करना है, और ज़्यादातर लोग उन पर फोकस नहीं करते, एक आध करेक्टरिस्टिक याद रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा काम है आपको प्लैनेट्स के और भावों के करेक्टरिस्टिक जितने ज़्यादा आते हैं आपकी प्रेडिक्शन उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि आपको जितने ज़्यादा करेक्टरिस्टिक याद हैं आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे। और जब हमें मोटे मोटे एक दो करेक्टरिस्टिक जब हम यूज़ करने लग जाते हैं तो बाकी को भुला देते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी लिस्ट किए हुए हैं जो भी करेक्टरिस्टिक हैं सभी कारकों के, आप सभी को याद रखने की कोशिश करना। सात कारक बताए मैंने आपको, 7 कारक जो बताए हैं वो यहाँ पर देखिए लिस्ट किए उसने। एक के का मतलब आत्मिक कारक को एक के ही बोलेंगे आगे भी हम। इसके बाद अमात्य कारक को एम के बोलेंगे। तीसरा होता है भातृ कारक जिसको बी के बोलेंगे। चौथा होता है मातृ कारक जिसको एम के बोलेंगे। पांचवा होता है पुत्र कारक जिसको पी के बोलेंगे। छठा होता है ज्ञाति कारक जिसको जी के बोलेंगे। सातवां होता है दारा कारक जिसको डी के बोलेंगे। याद रखने का मतलब है आत्म कारक एक्चुअली लग्न को रिप्रेजेंट करता है, पहला भाव। अमात्य कारक दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका भातृ कारक, तीसरा भाव भाई का होता है आपका, तो भातृ कारक बी के तीसरे भाव को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव माँ का होता है तो मातृ कारक चौथे भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। पांचवा पुत्र का होता है तो पांचवा कारक पी के है।
छठा एक्चुअली प्रॉब्लम्स का होता है, रिलेशंस का होता है, तो जीके है। और सातवां आपका पत्नी पति का होता है, जिसे बोलते हैं दारा। तो ये दारा कारक है। इस तरीके से आप जिसको कारक याद नहीं है वो याद रख सकता है कि सबसे पहले आत्मिक कारक आता है जो कि आत्मा मीन्स लग्न, और इसके बाद अमात्य कारक होता है दूसरा, मंत्री से बोलते हैं उसको, तीसरा फिर भातृकारक, चौथा फिर मातृकारक, पांचवा पितृ पुत्र कारक, छठा आपका ज्ञाति कारक होता है और सातवां दारा कारक होता है। इनका ऑर्डर ये है। अब आप निकालोगे कैसे कौन सा आत्मकारक है कौन कौन सा कारक है। तो आपने ये नहीं देखना कौन सा प्लेनेट किस राशि के अंदर बैठा हुआ है, या नीचे अलग से डिग्री दी हुई है। आप एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर भी जाओगे तो वहां पे प्लेनेट्स को देखोगे तो डिग्री दी हुई होती है, और यहाँ पे कुंडली में भी लिखी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे देखना शुरू करूं, शनि की डिग्री 28.39 है, तो 28.39 है। बाकी की मैं देखूंगा तो किसी की भी डिग्री नहीं है, मगर यहाँ पर अलग से लिखे हुए हैं शनि की 28.39 है। और सभी को चेक करता हूँ, मार्स दूसरे नंबर पर आता है 25 है। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री है वो आत्मकारक हो गया शनि, यहाँ पर लिख लिया आत्मकारक है सैटर्न। दूसरे नंबर पर जिसकी डिग्री आ रही है, इसके बाद शनि के बाद आपका यहाँ पर आ रहा है मार्स, जिसकी 25 डिग्री है। तो मार्स सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो देखिए अमात्य कारक मार्स हो जाएगा। तीसरे नंबर पर ढूंढूंगा, अब शनि है मेरा कवर हो चुका, मार्स को मैं टिक कर लेता हूं, तो तीसरे नंबर पर मून आ रहा है जिसकी डिग्री 21 है, तो बी के मून हो जाएगा, भातृकारक मून हो जाएगा। अब चौथे नंबर पर आऊंगा मैं, भातृकारक के बाद 19 डिग्री आ रहा है, वो आपका जुपिटर की है, और जुपिटर इसका मतलब मातृकारक हो जाएगा। तो देखिए मातृकारक में जुपिटर लिखा हुआ है, तो मेरा शनि कवर हो चुका, मार्स हो गया, मून हो गया, जुपिटर हो गया। पांचवें नंबर पर ढूंढूंगा मैं, तो पांचवें नंबर पर ये मरकरी आ रहा है, तो मरकरी आपका यहाँ पर पुत्र कारक हो जाएगा। राहु केतु को नहीं लेना है, ध्यान रखना है। अब पुत्र कारक पता चल गया। अब छठे नंबर पर मरकरी के बाद मेरे पास दो प्लेनेट बच गए हैं, केवल ये वीनस बच गया है जो 11 डिग्री है, और सन बच गया है जो 4 डिग्री है। तो वीनस ज्ञाति कारक हो जाएगा जीके, और सन आपका लास्ट में दारा कारक हो जाएगा डीके। और इस तरीके से आपके साथ के साथ चर कारक आप निकाल लोगे। चर कारक क्यों बोल रहे हैं इसे? चर कारक इसलिए बोल रहे हैं, इस पर्सन की कुंडली में सैटर्न आत्मकारक है, कोई मैं दूसरी कुंडली बनाऊंगा उसमें कोई और आत्मकारक होगा। इसका अमात्य कारक मार्स है, कोई दूसरी कुंडली बनाऊंगा उसमें कोई और अमात्य कारक होगा। एक और कुंडली बना लेते हैं, उसमें मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर अब दूसरी कुंडली बना ली है मैंने। देखो इधर साइड में ये हमने लिखे हुए हैं, सभी की डिग्रीज लिखी हुई है। तो इसमें यदि मैं देखता हूं सबसे हाईएस्ट जो नजर आ रही है, असेंडेंट को नहीं लेना होता है, वो कोई कारक नहीं होता। इसके बाद वीनस की आ रही है 26 डिग्री 30 मिनट हाईएस्ट, तो वीनस देखिए आत्मकारक हो गया एक ही। जेमिनी में आपको हमेशा सारे कारक नोट करने हैं स्टार्टिंग में, आगे बढ़ने से पहले। दूसरे नंबर पर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, सारे सॉफ्टवेयरों में मोबाइल ऐप में भी कारक पहले से ही दिए होते हैं, मगर आपको निकालना आना चाहिए। कई बार गलती होती है वहां पर, क्योंकि जेमिनी ज़्यादा यूज नहीं करते लोग, इसलिए मिस्टेक भी होती है। दूसरे नंबर पर मून आ रहा है 23 डिग्री, तो एम के मून हो गया, अमात्य कारक मीन्स एम के। तीसरे नंबर पर मून के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मरकरी आ रहा है 21 डिग्री, तो बी के मरकरी हो गया। अब मरकरी के बाद चौथे नंबर पर यहाँ पे देखता हूँ तो ये मार्स नजर आ रहा है 18 डिग्री, तो मार्स हो गया, दैट इज द एम के। पांचवें नंबर पे मार्स के बाद 18 डिग्री के बाद यहाँ पर आता हूँ मैं, तो ये सन है मेरा 12 डिग्री, तो सन हो गया आपका पांचवें नंबर का पी के। सन के बाद 12 डिग्री के से नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर 8 डिग्री जुपिटर है, और सैटर्न 0 डिग्री है, तो जुपिटर हो जाएगा जी के, और सैटर्न हो जाएगा यहाँ पर आपका डी के। इस तरीके से हम सभी कारक फाइंड आउट कर लेते हैं, राहु और केतु को नहीं लेते। अब देखिए इसमें एक डिस्प्यूट आएगा, आप में से भी कई लोग पूछेंगे, कई बुक्स में भी लिखा होता है कि बाय द वे दो प्लैनेट्स की डिग्री सेम हो, दो प्लैनेट्स की डिग्री सेम हो तब क्या करेंगे। अब आप क्या करिए, उनकी मिनट को कंपेयर करिए, डिग्री सेम है तो, और मिनट भी यदि सेम आ रही है तो सेकंड्स को कंपेयर करिए। आपको ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जिसमें डिग्री भी सेम हो, मिनट भी सेम हो और सेकंड भी सेम हो, ऐसा कोई भी केस नहीं मिलने वाला है। इसलिए उस केस में आप जाएंगे नहीं। तो जब भी दोनों की डिग्री सेम होगा तो आप मिनट्स को कंपेयर कर लेंगे, और मिनट्स भी सेम आ रहे हैं तो सेकंड्स को कंपेयर कर लेंगे, और सेकंड तक मिलने वाले कोई भी केस आपको नजर आएंगे नहीं। इसलिए उसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि कई जगह पर यह दिया हुआ है कि जब भी दो प्लैनेट्स की डिग्री सेम होती है तो राहु को एक कारक मान लेते हैं, मगर हम जो करेंगे उसमें राहु को हम बिल्कुल भी कोई भी कारक नहीं मानने वाले हैं। कई जगह पर 8 कारक लिए हुए हैं, पहले से ही क्लियर कर देता हूं मैं। वहां पर पितृ कारक अलग से लेते हैं, पिता का कारक सेपरेटली लिया गया है।
तो वहां पर जो 8 कारक लिए हुए हैं, पुत्र कारक से पहले एक कारक लेते हैं जिसे पितृ कारक बोलते हैं, मगर हम यहां पर पितृ कारक को यूटिलाइज नहीं करेंगे। वहां पर राहु को भी एक कारक माना जाता है जब 8 कारक लेते हैं। बीवी रमन सर ने भी 8 कारक माने हैं, मगर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। 8 कारक मान लिए, वो पितृ कारक भी मानकर चलते हैं। हम जो पढ़ेंगे उसमें हम केवल 7 कारक लेंगे, कोई भी पितृ कारक नहीं होगा, हमारे कारक यही होंगे। ज्यादातर सॉफ्टवेयर में यही होता है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सभी सॉफ्टवेयर में आपको यही मिलेगा, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में। मगर आपको कहीं कहीं पर सुनने को मिल सकता है कि पितृ कारक भी होता है। तो ये आपका 7 टाइप के कारक होते हैं। अब मैं कारक से रिलेटेड आपको 1 मिनट के लिए मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आप में से यदि किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, इन कारकों के सिग्निफिकेशंस करूंगा। आप हैंड राइज कर सकते हो यदि किसी का डाउट हो तो, कारक यदि किसी को समझ में नहीं आए तो। वन मोर थिंग, अब जब आप डाउट पूछ रहे हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं यहां तक पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा अभी, ठीक है? क्योंकि हमारा टाइम नहीं खराब करना आपने। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, मैंने अभी कारक बताए हैं, कारक में आपको कोई किसी भी तरीके का डाउट है, यू कैन आस्क कि मुझे कारक निकालना नहीं आया। इनको यूटिलाइज कैसे करेंगे उस बारे में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लेटर ऑन जब नंबर आएगा। दीपांशु मिश्रा जी, 1 मिनट में अनम्यूट करना भूल गया हूँ, रुकिए। हाँ जी दीपांशु सर जी। नमस्ते। हाँ सर। सर मेरे ये प्रश्न है कि जहाँ आपने फादर और मदर के लिए सन और वीनस और मून और वीनस लिया था, तो वहां पर वीनस दोनों में कॉमन आ रहा है। जी जी। और अगर किसी मतलब फॉर एग्जांपल वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, शटबल में स्ट्रांग हो गया आपका, हाँ तो वहां पर फादर के लिए भी वीनस लेंगे और मदर के लिए भी वीनस लेंगे क्या? देखो, थ्योरेटिकली यही है, मगर प्रैक्टिकली हम सन और मून को ही लेकर चलेंगे। मैंने बता दिया है क्योंकि मेंशन्ड है, बट प्रैक्टिकली विल टेक सन एज द सिग्निफिकेटर ऑफ फादर एंड मून एज ए सिग्निफिकेटर ऑफ मदर। ओके सर। ओके। एंड ये जो आपने कारक बताए हैं सर, जैसे आप प्रोटेक्शन में हम लोग कारक प्लस जो नेचुरल कारकत्व होते हैं उनको भी यूज करेंगे, उन प्लेनेट का भी यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। ओके सर। परवीन जी। सर नमस्कार। सर जैसे जुपिटर का आगे दादा लिखा हो तो जुपिटर दादा भी जुपिटर से ही लेंगे सर, हाँ जो आपने स्लाइड लगाई। दादा जुपिटर से और लेंगे। राहु से भी लेंगे सर। राहु जुपिटर दोनों से ही ले लेते हैं, पर यहाँ पर हम जुपिटर से लेंगे दादा प्रैक्टिकली। ये मैंने जो बताया है ये एज पर बृहद पारस और होरा शास्त्र है, तो उसमें हम प्रैक्टिकली एक्चुअली दादा यहाँ पर इसमें जेमिनी के अंदर हम जुपिटर से लेकर चलेंगे। पुत्र को किससे लेंगे सर? क्या कर रहा हो? सन को किससे लेंगे? सन को, पुत्र पुत्र सैटर्न को। से। ठीक है संतान नमस्ते। दो जुपिटर से लेंगे, संतान में कोई वो नहीं है, संतान होगी नहीं होगी, कोई डिफिकल्टी होगी, किस दशा में संतान हो सकती है, कौन सा प्लेनेट एक्टिवेटेड है, तब आपको जुपिटर यूज करना है। मगर आपको बात करनी है बेटे की, बेटे की बात करनी है तो जो स्थिर कार का है दैट इज सन, और आपको इसी तरीके से दादा की बात करनी है तो स्थिर कार का ही जुपिटर। पटेल जी, विवेक पटेल जी। हाँ जी सर, जैसे सर आपने शुक्र के सामने हस्बैंड लिखा है, तो स्पाउस से ज्यादा करेक्ट की सर हस्बैंड है? नहीं, वो एक्चुअली उसमें स्पाउस नहीं, वो हस्बैंड का ही कारक, वो सॉरी मैरिज का कारक शुक्र मानकर चलेंगे हम। नहीं मतलब जो हस्बैंड लिखा है सर, तो उसमें क्या वाइफ भी ले सकते हैं क्या? हाँ, मैरिज का कारक वाइफ भी लेंगे। जी 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 सर, थैंक यू सर। ये एक्चुअली जो मैंने लिखा है ये वहां पर जैसा दिया हुआ है एज इट इज लिखा है, ठीक है? बृहत्पारस और होरा शास्त्र में जो दिया है वो एज इट इज लिख दिया है मैंने। बाकी आप जो यूटिलाइज करते हो वो का वो यूटिलाइज करोगे। फादर के लिए हम सन यूज करेंगे, मदर के लिए हम मून यूज करेंगे, संतान के लिए हम जुपिटर यूज करेंगे। संतान में बॉय एंड गर्ल नहीं है, मगर केवल पुत्र देखना है तो हम सैटर्न यूज करेंगे। मगर आपको इसकी तरीके से आपको मैरिज देखनी है तो मैरिज के केस में हम वीनस को मानकर चलेंगे। सभी तरीके की एस्ट्रोलॉजी में मैरिज के लिए हम वीनस को मानकर चलते हैं इन जनरल मैरिज। ये हाँ, राजेश कुमार जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। एक एग्जाम्पल तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अंडर आइडियल कंडीशन
अमावस्या के दिन किसी अमावस्या जो चेंज हो खत्म हुई और उस समय किसी का जन्म होता है, तो वहाँ दोनों की डिग्री मिनट्स तो करीब करीब सेम हो जाएंगी, किनकी डिग्री? सन एंड मून की। नहीं नहीं, वो अप टू सेकंड सर सेम नहीं होगी। मैंने मतलब आपको एक जस्ट मन में मंत्रणा आई थी, मैंने कहा डाउट को एक बार क्लियर कर लूं आपके साथ। नहीं, ऐसा हालांकि नहीं होगा सर, आप जाएंगे कुंडली। सेकंड तक जाएंगे हम। हाँ थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, 1 सेकंड का आएगा, आधे 2 सेकंड का आएगा, कुछ तो डिफरेंस आएगा। हाँ कि बाई चांस अगर नहीं आता है, कोई सर, नहीं केस नहीं आएगा, लाखों आप में कुंडली करोड़ों में बना के एक लाना हुआ। सर। तो नहीं मैं तो आएगा, अभी ऐसा स्टूडेंट कोई हूँ केस है ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं कि दोनों का बिल्कुल एग्जैक्टली सारी चीजें सेम हो। वो क्योंकि क्या होता है, जो चंद्रमा तो वैसे ही सेकंड्स में उसका एंगल तो वैसे ही बदल जाता है, आप जितनी देर में देखोगे उतनी देर में ही बदल जाता है, क्योंकि मून इज वेरी फास्ट मूविंग प्लेनेट। वो तो 12 डिग्री एक दिन में चलता है। हाँ, तो वो आपका बहुत फास्ट मूविंग है। तो आपका हाइपोथेटिकली आप ले सकते हो, पर उस सिचुएशन के लिए कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ऐसा आपको किसी कुंडली में मिलेगा ही नहीं। तो हम और प्रैक्टिकल उस पर चीज पर चलेंगे, क्योंकि जो चीज आपको सामने ही नहीं आएगी उसका आंसर ढूंढने की जरूरत ही क्या है। ऐसी कोई कुंडली नहीं दूसरा, देखने को मिलेगी हाँ, आपको कभी भी। और दूसरा सर मैं ये सोच रहा था, जिस समय ये क्लासिक्स लिखी गई थी उस समय पुरुष प्रधान था, तो जितनी भी थ्योरी वगैरह है वो पुरुष को लेके ही लिखी हुई है। हाँ करेक्ट है, पर उसको हम अकॉर्डिंगली हम जैसे आप, मॉडिफाई कर देंगे आगे चलेंगे जब। हम जैसे, जी, हमने पुत्र नहीं माना, हमने संतान बोला है। तो जैसे यस, जुपिटर को हमने संतान का कारक माना है, जबकि शास्त्रों में उसे पुत्र का कारक लिखा हुआ है जुपिटर को, क्योंकि पहले पुत्री का तो कोई बिल्कुल, कारक ही नहीं होता था, सब पुत्र के ही कारक होते जी, थे। विष भी पुत्र से ही होती थी, पैदा भी पुत्री होता था, पुत्री को तो पैदा होना ही नहीं मानते थे पुराने शास्त्रों में, मगर हम उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके चलेंगे। जहां पर भी पुत्र लिखा हुआ है उसको हम संतान मानेंगे, जहां पर भी वो पत्नी पति लिखा हुआ है उसको भी हम स्पाउस मानेंगे, पत्नी लिखा हुआ है उसको भी हम स्पाउस मानेंगे। तो हम इन जनरल इस तरीके से मानकर चलेंगे कि जो भी जहाँ पति लिखा हो इट मीन्स इट इज स्पाउस, और जहाँ पर पत्नी वो पुत्र लिखा हो इसका मतलब संतान। मगर पति पत्नी में कहीं कहीं पर हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। सपोज आपको इन लॉज देखना है, ससुराल देखना है, तब दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक जैसा लेकर चलेंगे दोनों को। जी, थैंक यू। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर कारक आता है वो है आपका आत्मकारक। और आत्मकारक टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द कारक है। सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो कारक होता है वो आत्मकारक होता है। बेसिकली ये फर्स्ट हाउस को इंडिकेट करता है, लग्न को इंडिकेट करता है, अपने आप को इंडिकेट करता है। ये आत्मा एक्चुअली आत्मकारक बना है आत्मा से, आत्मा मीन्स सोल, तो आपकी आत्मा को ये रिप्रेजेंट करता है आत्मकारक। तो आत्मकारक एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होती है आत्मा किसी भी पर्सन की। आप किसी भी चीज को इम्प्योर कर सकते हो, मगर आत्मा को इम्प्योर करना पॉसिबल नहीं है। आप मन को इम्प्योर कर सकते हो, आपकी थिंकिंग को आप खराब कर सकते हो, मगर आत्मा ऑलवेज प्योर होती है। सो द सोल इज इंपॉर्टेंट फीचर इन वंस लाइफ। इट इज इंडिकेटर ऑफ इंडिविजुअल कंसर्न। इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस और लगना। तो ये इंडिकेटर होती है उस पर्सन के बारे में, जो आत्मकारक है उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में हर एक चीज बताएगा। यदि हम आत्मकारक को प्योरली एनालाइज करें कि वो कहां पर बैठा हुआ है, किस तरीके से बैठा हुआ है, उसको जब हम आगे एनालाइज करेंगे तो हम बताएंगे, वो उस पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी को बता देगा कौन प्लेनेट आत्मकारक बन रहा है। उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो देखने में कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, लुक्स कैसे होंगे, उसकी एज कैसी होगी, उसकी हेल्थ कैसी होगी। ये सभी क्राइटेरियाज को देखने के लिए हमें आत्मकारक का एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसा कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न लॉर्ड जो होता है, यहाँ पर वही आत्मकारक का रोल होगा इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। सो इट इज सिग्निफिकेशंस आर फिजिक, अपीयरेंस, इंटेलेक्ट, कॉम्प्लेक्शन, गोरा या काला कैसा होगा, विगर, उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, तेज होगा,
वीकनेसेस, उसकी जो कमजोरियां उसे भी बताएगा, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड द इनमेट नेचर। तो उसके अंदर जो भी मतलब उसकी पर्सनैलिटी की ओवरऑल जो भी आपकी करेक्टरिस्टिक है वो आत्मकारक से पता चलते हैं कि पर्सन किस तरीके का होने वाला है। These features can be examined from AK. The general indicators can be modified by the other influence on AK. अब यहां पर AK को केवल देख के सारी चीजें नहीं पता चलेंगी, अदर इन्फ्लुएंसेस मतलब आत्मकारक उसका किस दूसरे कारक के साथ बैठा हुआ है या कौन सा दूसरा कारक उसे एस्पेक्ट कर रहा है, आत्मकारक आपकी कुंडली में कहां पर जाकर बैठ गया है, आत्मकारक कौन सा प्लेनेट बन रहा है, इन सभी चीजों को मिलाकर हम बता पाएंगे कि वो पर्सन का ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। यदि सिंगल वर्ड में मैं कहूं तो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है आत्मकारक। पर्सनैलिटी के अंदर उसका फिजिक, अपीयरेंस, इंटेलिजेंट, कॉम्प्लेक्सन, विगर, वीकनेस, हैप्पीनेस, सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, जो कि आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो रोल जुपिटर का था, इक्वल रोल यहाँ पे अमात्य कारक या AMK का होता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कारक। ये यहाँ पर एक्चुअली जिन भावों को रिप्रेजेंट करता है वो दूसरे, 5वें, 9वें और 10वें भावों के रिजल्ट अमात्य कारक से देखे जाते हैं। इसमें जो 5वां, 9वां और 10वां भाव है उसके रिजल्ट दूसरे कारक भी देते हैं, केवल अमात्य कारक ही नहीं देता, मगर सेकंड हाउस के रिजल्ट ओनली अमात्य कारक से देखे जाते हैं। तो जो अमात्य कारक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हाउस के केवल रिजल्ट देखने हैं तो वो AMK से देखे जाएंगे, मगर AMK 5th, 9th और 10th जो बाकी के तीनों इंपॉर्टेंट जो भी भाव हो गए, आपका प्रोफेशन के लिए सबसे मेन कारक अमात्य कारक है, और भी कारक है। ऐसे ही आपका 5th हाउस दैट इज द लर्निंग, ऐसे ही 9th हाउस इसका भी जो एक वन ऑफ द मेन कारक आपका अमात्य कारक होता है, और सेकंड हाउस मतलब आपकी वेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन और प्रोफेशन के लिए तो स्पेशली अमात्य कारक को देखा जाता है। आप यहाँ पर हम देखेंगे तो 2, 5, 9 तीनों धन भाव है और 10th हाउस आपका प्रोफेशन भाव है। इन सभी का जो कारक है यहाँ पर अमात्य कारक होता है। इट इज सेकंड हाईएस्ट इन डिग्रीज, अभी मैं बता गया। इसका लिटरली मीनिंग होता है मंत्री। तो जो मिनिस्टर का रोल होता है वही अमात्य कारक का रोल आपकी कुंडली के अंदर है। मिनिस्टर क्या करता है, सलाह कर देता है, और मिनिस्टर सभी चीज को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूटर भी मिनिस्टर होता है। जो भी आपका कैबिनेट डिसाइड करती है उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेवारी मिनिस्टर के ऊपर होती है। तो अमात्य कारक को आपकी लाइफ के सभी इवेंट को, मेन इवेंट को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेवारी है इसके पास। If the minister is very intelligent, sharpened and knowledgeable person, then all the features, whether it be the wealth, education or profession, देखिए अब आ गया 2 means wealth, 5 means education and 10 means profession। अब इनसे ज्यादा कोई भी इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती। किसी भी पर्सन की इंपॉर्टेंट होगी उसकी वेल्थ कितनी है, 5th हाउस का मतलब एजुकेशन एंड 10th हाउस का मतलब प्रोफेशन। यदि वो आपका AMK अच्छा प्लेस्ड है, AMK एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, AMK एक बेनिफिक प्लैनेट है, AMK यदि आपका केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आपकी ये तीनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से वो मैनेज करेगा, चारों को, इवन भाग्य को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। सो इफ द मिनिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शार्प एंड नॉलेजेबल पर्सन, देन ऑल द फीचर्स वेदर इट बी द वेल्थ, education or profession of the individual will be managed very well, and the individual will be placed at a very high position and status। 10th house actually high position और status को भी represent करता है। So AMK governs financial status, education, profession and related gains। इन सभी चीजों को गवर्न करता है। तो AMK की इंपॉर्टेंस आप देख लीजिएगा, आपकी कुंडली के सभी कारकों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक AMK होगा। जब भी हमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं अदर देन मैरिड लाइफ, ज्यादातर प्रॉब्लमों का जवाब आपको जेमिनी के अंदर AMK से मिलेगा। फर्दर सेकंड हाउस और कुटुंब स्थान, ये सेकंड हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। गवर्न्स वेल्थ, ये वेल्थ को गवर्न करता है। फूड हैबिट्स, पर्सन की क्या फूड हैबिट है, उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब संस्कार, सेकंड हाउस आपके संस्कार को रिप्रेजेंट करता है। घर में बगैर स्कूल गए हुए जो मदर फादर, दादा दादी बचपन में, परिवार के और लोग बचपन में जो चीजें सिखाते हैं वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। स्पीच, आप क्या बोलते हो, फैमिली बिजनेस को भी यही इंडिकेट करता है सेकंड हाउस, एटसेट्रा। ऑल दीज थिंग्स कैन बी एग्जामिन्ड यूजिंग AMK। ये सारी की सारी चीजों को आपको एग्जामिन करना है तो हम अमात्य कारक को यूटिलाइज करेंगे। फर्दर द सिग्निफिकेशंस ऑफ द 5th, 9th and 10th house can also be examined using the AMK। अब ये क्या है देखिए,
द सिग्निफिकेशन ऑफ फिफ्थ हाउस आर लर्निंग, आप क्या लर्न करते हो वो फिफ्थ हाउस से, प्रोजेनी संतान, नॉलेज, सेक्रेड स्पेस, रॉयल्टी, अथॉरिटी और राइज एंड फॉल ऑफ द पोजीशन। पद च्युति जिसको हम रिमूवल फ्रॉम सर्विस बेसिकली फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, एंड राइज एंड फॉल इन पोजीशन को भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। मेनली फॉल इन पोजीशन को फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो अमात्य कारक ये सारी चीजें भी आपको इंडिकेट करेगा। जब भी इन चीजों के बारे में आपको देखना है, प्रोजेनी के बारे में देखना है, तो फिफ्थ हाउस का रोल आ जाएगा। नॉलेज कितनी है पर्सन को, उसमें फिफ्थ हाउस का रोल आ जाएगा। अथॉरिटी है नहीं, उसमें फिफ्थ हाउस का रोल आ जाएगा। और AMK का रोल आएगा। सिग्निफिकेशंस ऑफ नाइन्थ हाउस इज अगेन हायर एजुकेशन, ऑथरशिप एंड फॉर्च्यून। तो ये नाइन्थ हाउस को भी इंडिकेट करता है। इन सब चीजों को भी आप देख सकते हो अमात्य कारक से। द सिग्निफिकेशंस ऑफ 10th हाउस इज रॉयल्टी, ऑनर, राइजिंग प्रोफेशन, अथॉरिटी एंड पिलग्रिमेज। यहाँ पर पिलग्रिमेज भी ध्यान रखना है, 10th हाउस से देखते हैं, बिकॉज पिलग्रिमेज भी एक तरीके का कर्मा होता है। तो सभी तरीके के जो कर्माज है और आपकी नेम और फेम है वो हम 10th हाउस से देखते हैं। इसमें रॉयलिटी आ जाती है, आपकी ऑनर आ जाता है, राइजिंग प्रोफेशन आता है, अथॉरिटी आती है। ये सारा का सारा हम अमात्य कारक से देखते हैं। तो अमात्य कारक इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद रखना है कि 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस से रिलेटेड जब भी आपको कोई भी इवेंट को देखना है तो उस नेटिव का अमात्य कारक देखना होता है। देखना कैसा होता है उसको हम प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब बताएंगे, मगर आपको मैं आइडिया दे देता हूँ देखने का मतलब क्या है। उसका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए और प्लेसमेंट सही भावों के अंदर होना चाहिए। और रिलेटिव टू AK, आत्मकारक, आत्मकारक को एक तरीके से लग्न मानकर आप समझ सकते हो। आत्मकारक के रिलेशन में यदि अमात्य कारक का प्लेसमेंट रिलेटिव टू आत्मकारक अच्छा है तो वो आपको बेटर रिजल्ट देने की स्थिति में होगा। फिर आपका अमात्य कारक कौन सा प्लेनेट है इस पर भी निर्भर करेगा। तो वो आपका यदि कोई सॉफ्ट प्लेनेट हो गया अमात्य कारक तो वो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मगर वो कोई स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हो गया, जैसे मून एक सॉफ्ट प्लेनेट होता है, वो आपका अमात्य कारक बन गया तो वो आपको उतने बेटर रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होगा अमात्य कारक होते हुए भी। मगर मार्स बन गया, आपका सन बन गया अमात्य कारक, तो वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तीसरा जो कारक आता है इस सीरीज में वो है भातृ कारक। भातृ का मतलब होता है ब्रदर। ये आपके 3 हाउसेस को इंडिकेट करेगा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से। जैमिनी के अंदर BK को ही हम फादर का भी कारक मानते हैं। जो BV रमन सर ने जो किया था उसमें वो पितृ कारक मानते थे, मगर ये KN राव सर ने जो किया है और अधिकतर स्कॉलर जो मानते हैं वो 7 कारक मानते हैं। उसमें भातृ कारक BK ही पिता का भी कारक है और बहन भाई का भी कारक है। और पिता और बहन भाई के जो भाव हैं वो आपको मालूम है, 3रा, 9वां और 11वां। 11वां भाव बड़े बहन भाई का होता है, 3रा छोटे बहन भाई का होता है और 9वां पिता का होता है। तो BK इन तीनों भावों के रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे देखिए 9 कॉमन हो गया। अभी मैंने बताया था AMK भी 9 के रिजल्ट देता है। तो हम एक पर्टिकुलर कई सारे भावों के रिजल्ट एक से ज्यादा प्लेनेट भी देते हैं, एक से ज्यादा कारक भी देते हैं। तो इट इज 3rd हाईएस्ट इन डिग्री। भातृ मीन्स ब्रदर, इट रिप्रेजेंट्स 3rd, 9th एंड 11th हाउस। फ्रॉम दिस वी कैन नो ऑल अबाउट फादर। पिता के बारे में जानना है तो आपको BK को पकड़ना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड परसेप्टर्स कैन बी एग्जामिन्ड। तो अपने गुरु के बारे में जानना है, बहन भाइयों के और पिता के बारे में जानना है, तो हम भातृ कारक को यूटिलाइज करेंगे। 3rd हाउस गवर्न यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। तो 3रा भाव यंगर ब्रदर एंड सिस्टर को गवर्न करता है, सर्वेंट्स को गवर्न करता है, 6th हाउस भी करता है और 3rd भी करता है। जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। ये आप जो भी ट्रेवल कर रहे हो उसको, टैलेंट्स एंड एबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर क्या टैलेंट है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, हॉबीज जो होती हैं, और इसके अलावा आपके अंदर क्या एबिलिटीज है। टेक्सचर ऑफ वॉइस, जो आपकी वॉइस का टेक्सचर क्या है वो भी 3rd हाउस है। एंड डेथ ऑफ पेरेंट्स भी यदि आपको देखना है तो वो हम 3rd हाउस से देखते हैं। तो ये सारी चीज हम देखते हैं। डेथ ऑफ पेरेंट 3rd हाउस से कैसे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई बताएगा डेथ ऑफ पेरेंट 3rd हाउस से क्यों देखते हैं? एनी वन ऑफ यू? परवीन जी आप रुकिए, और कोई बताएगा क्या? डेथ ऑफ पेरेंट 3rd हाउस से क्यों देखते हैं? हाँ, विघ्नेश कुमार जी। Sir, मैम। sir, because it is 7th from 9th and 12th from 4th, तो मदर एंड फादर दोनों के लिए मारक भाव। करेक्ट। एक्चुअली जो 3rd हाउस है आपको डेथ ऑफ पेरेंट जब भी देखनी है तो वो ऑलवेज 3rd हाउस से हम देखते हैं, क्योंकि 9th हाउस लग्न फॉर फादर होगी तो वहां से भी मारक हो गया 7th, और आपका मदर के लिए 4th हाउस
लग्न बन जाती है तो वहाँ से भी 12th हो गया, तो वहाँ से भी मारक हो गया। तो जब भी पेरेंट की डेथ देखनी हो आप ये ध्यान रखिएगा, आप D9 चार्ट में भी, वो D12 चार्ट में भी जाकर देख सकते हो और इसको आप चेक कर सकते हो कि दशाओं का जरूर लेना देना होगा। कारक से भी देख सकते हो हालांकि, पर इन जनरल थर्ड हाउस पेरेंट्स की डेथ को इंडिकेट करता है, तो जो BK है वो पेरेंट्स की डेथ को यहाँ पर इंडिकेट करेगा। नाइन्थ हाउस गवर्न फॉर्च्यून, ये आपको सबको पता है। रिलीजन, परसेप्टर, फादर, ऑथरशिप, हायर एजुकेशन, फ्यूचर, चैरिटेबल डीड्स, क्योंकि ये धर्म का भी भाव है तो चैरिटेबल डीड्स को भी नाइन्थ हाउस इंडिकेट करता है। फॉरेन रेजिडेंस एटसेट्रा, तो ये लॉन्ग ट्रेवल एक्चुअली फॉरेन को भी इंडिकेट करता है नाइन्थ हाउस। फर्दर 11th हाउस का भी ये कारक है, तो 11th हाउस गवर्न्स गेन्स, आपको गेन्स क्या होंगी, एल्डर ब्रदर या एल्डर सिबलिंग जो भी होते हैं, प्रॉस्पेरिटी को भी ये इंडिकेट करता है। इफ द BK इज वेल प्लेस्ड इन हॉरोस्कोप, वेल प्लेस्ड का मतलब मैंने बताया केंद्रीय त्रिकोण में हो और आपका विद रेस्पेक्ट टू AK भी अच्छा प्लेस्ड हो। AK को हम यहाँ पर यूज करेंगे जब भी प्लेसमेंट देखना है। देन द रिजल्ट ऑफ अबव सेड भावास विल बी गुड, एंड इफ द BK इज इल प्लेस्ड देन देयर मे बी प्रॉब्लम टू द अबव मेंशन्ड सिग्निफिकेशंस। अब आ जाते हैं मातृकारक MK, 4th हाउस को इंडिकेट करता है, हमें पता है कि मातृकारक। सो इट इज 4th हाईएस्ट इन डिग्री फ्रॉम द AK, तो चौथे नंबर पर आता है। मातृ का मतलब होता है मदर, सो द वेलफेयर ऑफ द मदर एंड ऑल अबाउट द मदर कैन बी सीन फ्रॉम दिस। मदर और प्रॉपर्टी दोनों, चौथे भाव के जो भी सिग्निफिकेशन है आपकी लाइफ के अंदर कितनी हैप्पीनेस है वो भी 4th हाउस से देखेंगे हम। तो ये केवल सिंगल हाउस का आपका सिग्निफिकेटर है, मदर का सिग्निफिकेटर है, तो वेलफेयर ऑफ मदर देखना है तो भी 4th हाउस से देखेंगे। अदर सिग्निफिकेशंस ऑफ द 4th हाउस लाइक कंफर्ट्स, प्राइमरी एजुकेशन, अप टू जो आपकी स्कूल एजुकेशन होती है वो 4th हाउस से देखते हैं। ज्वेलरी वगैरह देखनी है, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी को 2nd हाउस से भी देखा जाता है। आपकी मूवेबल इमूवेबल जितने भी तरीके की प्रॉपर्टी है, कन्वेंस है, हैप्पीनेस, ये सभी चौथे भाव से देखते हैं। अब प्रॉपर्टी में क्या आता है, आज की तारीख में आप जिस मोबाइल पे लैपटॉप पे क्लास ज्वाइन कर रहे हो वो भी प्रॉपर्टी है। सभी कुछ आपके घर के अंदर रखा हुआ है वो सब 4th हाउस है। सभी कुछ आप उसको वीनस से रिलेट करते हैं, आप कर सकते हैं, मगर वीनस है नहीं वो। वीनस एक अलग तरीके की लग्जरी है जो मैंने अभी आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि वीनस आपको पता है इट इज द कारक ऑफ एग्स एंड स्पर्म, उससे रिलेटेड जो लग्जरी है वो वीनस है, बाकी कोई लग्जरी वीनस नहीं है। ब्यूटी का लग्जरी जरूर वीनस है, मगर आपका जो घर के अंदर जिसे हम हैप्पीनेस, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम हमने ले रखे हैं वो आपका किसी भी तरीके से वीनस नहीं है, वो सभी कुछ एक्चुअली 4th हाउस है, मातृकारक से हम यहाँ पर देखेंगे। इफ MK इज वेल प्लेस्ड देन कंफर्ट्स derived from these significations will be good. If it is afflicted then the significations of कारका will suffer. अब ये afflicted है, यहाँ पर थोड़ा बता रखा है MK कैसे afflicted है। If MK is in the राहु केतु axis और hammed between malefic planet, मतलब पाप कर्तरी जिसे बोलते हैं, पाप कर्तरी में है, उसके दोनों तरफ अशुभ ग्रह है, then the health of the mother will suffer, तो मदर की हेल्थ सफर करेगी। इफ द राशि दशा कंटेन्स MK, अब दशा के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, तो दशा वाला सेंटेंस यहाँ से मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, किस तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि दशा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी। यहाँ पर एक वो है सूत्रास जो भारतीय विद्या 1 के स्टूडेंट है उनके लिए, और द अदर इफेक्ट इंडिकेटेड बाई 4th हाउस, बट देयर शुड बी राजयोग फॉर्म्ड टू गेट एक्सीलेंट रिजल्ट। एक्चुअली 4th हाउस के रिजल्ट MK यदि आपका किसी भी तरीके से एफ्लिक्टेड नहीं है तो MK आपको क्या देगा, MK की दशा जब आएगी तो MK आपको प्रॉपर्टी दे सकता है, मदर को हैप्पीनेस दे सकता है, इसी तरीके से आपको कोई एक बड़ा व्हीकल दे सकता है, मगर वो देगा उसी कंडीशन के अंदर जबकि वो कोई राजयोग फॉर्म कर रहा हो और एफ्लिक्टेड ना हो। ये नहीं कि MK के साथ आपने GK को ले जाकर बिठा दिया। GK यहाँ पर ज्ञाति कारक है जिसके मैं सिग्निफिकेशन अभी आपको बताऊंगा। वो 6, 8, 12 भाव को रिप्रेजेंट करता है। GK आपका द्विस्थानों का स्वामी है, इकट्ठा ही एक ही प्लेनेट तीनों भावों को रिप्रेजेंट करता है जेमिनी के अंदर। तो GK जिसके भी साथ जाकर बैठ जाएगा, MK के साथ जाकर बैठ गया तो वो आपकी माँ की तबीयत खराब कर देगा, आपको घर के अंदर डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा, आपको हैवी लॉसेस करवा देगा, प्रॉपर्टी की वजह से आपको लॉसेस करवा सकता है। इस तरीके की चीज़ों की हम दो लेटर हम बात करेंगे, मगर ये आप ध्यान रख सकते हो कि कोई भी कारक तभी आपके रिजल्ट बेटर देगा
जब वो आपका वेल प्लेस्ड है, और वही कारक उन्हीं चीजों के खराब रिजल्ट देगा यदि वो वेल प्लेस्ड नहीं है। जैसे एम के यदि वेल प्लेस्ड है तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा, वेल प्लेस्ड नहीं है तो एम के आपको बहुत खराब रिजल्ट देने वाला है। एट द सेम टाइम द रिलेशन इंडिकेटेड बाई कारक में सफर ड्यू टू इल हेल्थ और इवन डेथ एंड दिस अकर ड्यू टू द एफ्लिक्शन ऑफ कारक का कंसर्न। तो मदर की डेथ वगैरह देखनी है आपको, कुछ भी देखनी है तो उसके अंदर हम देखेंगे क्या एम के उसका सफर कर रहा है, क्या एम के आपकी कुंडली के अंदर यदि किसी भी तरीके से मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है तो अब आप ये मान के चलिए कि मदर की तबीयत थ्रू आउट लाइफ खराब रहेगी, और खराब दशा के अंदर एम के का यदि कोई लिंक बन रहा है तो उनकी लाइफ के लिए भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। नेक्स्ट कारक आता है पुत्र कारक, जिसे पीके बोलते हैं। अब ये भी दो भावों का कारक है, 5 और 9। देखिए 9 के कितने कारक आ गए, 9 का पीके को भी बता रहा हूं मैं, 9 का मैंने भातृ कारक को भी बताया था, 9 का मैंने एएम के को भी बताया था। तो 9 के कई सारे कारक यहाँ पे आते जा रहे हैं। आत्म कारक ऑल्सो इंडिकेट 9th, इसके बाद भातृ कारक 9 को इंडिकेट करता है, पीके भी 9 को इंडिकेट करेगा। क्यों करेगा पीके? भावत भावम सिद्धांत, फिफ्थ से फिफ्थ, पांचवें भाव से पांचवा हो गया 9th हाउस, इसलिए पुत्र कारक 9th हाउस को इंडिकेट करता है। पीके इज फिफ्थ इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम एके, इट मीन सन, इट इंडिकेट अबाउट प्रोजेनी। अब पीके पुत्र है एक्चुअली, तो यहाँ पे मीन सन है, मगर आप उसे संतान मानकर चलेंगे आगे से। इनिशियली जो क्वेश्चन रेज हुआ था, सन का मतलब संतान रीड करेंगे आप मन में, पहले सनी लिखा जाता था। फिफ्थ हाउस ऑलवेज इंडिकेट पूर्व पुण्य, पांचवा भाव पूर्व पुण्य को इंडिकेट करता है, एजुकेशन को इंडिकेट करता है। एंड अदर सिग्निफिकेशन ऑफ फिफ्थ हाउस आर हायर एजुकेशन होगी, कॉलेज एजुकेशन, लर्निंग, जो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो इट इज अ फिफ्थ हाउस, एनी काइंड ऑफ लर्निंग अदर देन योर यूजुअल लर्निंग, नॉलेज, आपको कितनी नॉलेज है किस फील्ड के अंदर। जिसका पीके स्ट्रॉन्ग होता है वो बंदा हर चीज पर घंटों बोल सकता है, पूरी अथॉरिटी के साथ बोल सकता है, जिसका पीके स्ट्रॉन्ग होता है। रॉयलिटी एंड अथॉरिटी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अर्लियर केस में जब मैंने एम के बताया था। रिसाइटेशन और प्रैक्टिस ऑफ मंत्रास, तंत्र मंत्र को भी पांचवा भाव रिप्रेजेंट करता है। जिसका फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है उसको मंत्र बहुत सारे रटे होते हैं, उसको वेद पुराण भी रटे हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, एक्विजिशन ऑफ ऑनर, फॉल इन पोजीशन, पद रिमूवल जो होता है, नौकरी जो जाती है वो पीके की वजह से जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि नौकरी आपकी किसकी वजह से जाती है, तो नौकरी आपकी जाएगी वो पीके पुत्र कारक की वजह से नौकरी जा सकती है आपकी। लर्निंग तो देता है मगर पीके एक्चुअली ये 10 से 8th हो गया, 10वां भाव है उससे 8वां ये हो जाएगा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है पीके, तो इसीलिए 10 से 8th है। तो इसकी जब भी आपकी दशा आएगी, यहाँ पर दशा अलग तरीके से देखेंगे, बाद में बात करेंगे। तो पीके आपकी नौकरी भी खा सकता है, आपको घर बिठा सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम है। फॉल इन पोजीशन, स्पेकुलेशन, फॉल इन पोजीशन का मतलब देखिए पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जैसे आप देखते हो इलेक्शन के अंदर, अभी केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे, और पिछले 6 महीने में क्या हुआ उनके साथ, 1 साल के अंदर अंदर कहां से कहां चले गए। दिस द रोल ऑफ द पीके। पीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमिनी में यदि उसको आप एनालाइज करोगे, मैंने उसको एनालाइज किया है, पीके का पूरा रोल है, आपको वो कहते हैं ना ऊपर से नीचे गिरा सकता है। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट वगैरह में जो लोग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आईपीएल वगैरह के अंदर जो सट्टा लगाते हैं, उन्हें अपने पीके पर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में हमें ऐसा समय जा रहा है, कैसा समय जाएगा। आप अपने पीके को जरा एनालाइज करिए, क्या उसका कॉम्बिनेशन आपके जीके के साथ तो नहीं बन रहा है। जीके के साथ बन रहा है तो आप जब भी स्पेकुलेशन में जाओगे तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए हमेशा। जब भी जीके से उसका किसी भी तरीके का लिंक बन रहा होगा तो वो आपको डेट में लेकर जाएगा, आपको नुकसान में लेकर जाएगा, आपको डिस्प्यूट में लेकर जाएगा। तो आप जब भी शेयर मार्केट को देख रहे हो, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें मैं जहाँ पे आएगी वहाँ बताऊँगा, अलग से कोई नहीं बताऊँगा, इसलिए आप इन्हें नोट कर सकते हो। आपको शेयर मार्केट देखना है तो पीके का रोल है। स्पेकुलेशन वर्ड में सभी तरीके की स्पेकुलेशन आ जाती है। आप कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट के लिए खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और जो सर्टेन नहीं है, जैसे आप एफडी करा रहे हो, वो सेकंड हाउस है। एफडी में आपको पता है आपने फिक्स डिपॉजिट कराया, आपको 5%, 4%, 7% जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स है, दैट इज नॉट ए स्पेकुलेशन, इट इज सेकंड हाउस। मगर जैसे ही आप चले जाते हो ऐसी चीज़ों में जिनका पता नहीं है, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए स्पेकुलेशन। इन्वेस्टमेंट पर्पज से इट इज ए स्पेकुलेशन, रहने के लिए कर रहे हो तो देन इट इज फोर्थ हाउस। और इसी तरीके से आप शेयर, आप मार्केट के अंदर कुछ भी कर रहे हो, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, या कोई आप सट्टा खेल रहे हो, तो वो सब आपका फिफ्थ हाउस है। These are to be examined from PK. If PK is well placed, then the above said factors will prosper.
एंड इफ इल प्लेस्ड और एफ्लिक्टेड देन इफेक्ट्स विल बी अदरवाइज। तो वो उसी तरीके से आपका फ्रॉम दिस कारका द सिग्निफिकेशंस ऑफ नाइन्थ कैन ऑल्सो बी एग्जामिन्ड एज दिस इज फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ। द इफेक्ट ऑफ नाइन्थ आर राइटिंग एबिलिटी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ऑथरशिप, फॉर्च्यून, परसेप्टर, फ्यूचर लाइफ एटसेट्रा। तो ये सारे हम सिग्निफिकेशंस की बात मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। तीसरी बार हम नाइन्थ हाउस पढ़ रहे हैं, तो नाइन्थ हाउस में राइटिंग एबिलिटी आ जाती है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, फिफ्थ भी नॉलेज है, ऑथरशिप भी नाइन्थ हाउस है, फॉर्च्यून भाग्य का भाव है, वो आपका गुरु का भाव है, फ्यूचर का भाव है। फर्दर एनी राशि दशा विच कंटेन्स पीके इन इट और एक्सपेक्टेड बाई पीके इज कैपेबल ऑफ गिविंग एजुकेशन, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज एंड अदर गुड इफेक्ट। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको, ध्यान रखना। पीके की दशा में मैरिज हो सकती है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ लॉर्ड की दशा में भी मैरिज हो सकती है, मगर पीके की दशा में जिस पर्सन की मैरिज होगी विद इन 1 ईयर उसको संतान प्राप्ति हो जाएगी। दिस इज मैरिज फॉर चाइल्ड बर्थ। आपकी पीके की दशा आ गई, इसका मतलब क्या है, पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं ना, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब संतान प्राप्ति के योग यदि अनमैरिड हो तो कैसे हो सकती है संतान प्राप्ति? इसका मतलब वो पीके आपकी मैरिज करवा देगा। इसलिए इस चीज को ऑलवेज दिमाग के अंदर रखिएगा कि जो फिफ्थ लॉर्ड की दशा के अंदर भी मैरिज हो सकती है, और इसके अंदर जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में पीके कैन ऑल्सो गिव मैरिज। तो पुत्र कारक की दशा के अंदर मैरिज हो जाएगी, मगर जब पुत्र कारक की दशा के अंदर मैरिज होगी तो विद इन 1 ईयर चाइल्ड बर्थ भी होने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि वो मैरिज हुई है फॉर द चाइल्ड बर्थ। अब आ जाते हैं हम जी के। एक ही खराब आया है, बीके को भी ज्यादा अच्छा नहीं मानते वैसे। आपका थर्ड और 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है ना, देखिए बीके थर्ड और 11th ये दोनों खराब भाव माने जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इसलिए बीके को भी आप ऐसे थर्ड और 11th लॉर्ड समझ सकते हो माइंड के अंदर, इसलिए अच्छा नहीं है। मगर जो अनडाउटेडली खराब है वो आपका ज्ञाति कारक है, 6, 8, 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तीनों द्विस्थानों का एक ही मालिक बना दिया ज्ञाति कारक। ये आपका 6th हाईएस्ट इन डिग्री है, 6 नंबर पर। इट मीन्स रिलेशन, वैसे ज्ञाति का मतलब होता है रिलेशन, रिश्तेदारी। आपकी जिंदगी के सभी दुखों की जड़, आप चाहो तो सुखों की जड़ भी बोल सकते हो। एक ही सिक्के के 2 कॉइन होते हैं, जो सुख देगा वही दुख देगा। सभी दुखों की जो जड़ है आपकी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, वो रिश्ते हैं। रिश्तों की वजह से दुखों की जड़ क्यों है? आपके जो रिश्ते हैं वही आपको प्यार करते हैं, वही मोहब्बत करते हैं, वही आपको दगा देंगे, वही आपका दिल तोड़ेंगे, वही आपको परेशानियां देंगे, वही आपको धोखा देंगे। उन्हें परेशानी होगी तो आपको परेशानी होगी। आपके बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं लग रहा है, बच्चों की मैरिज नहीं लग रही है, या फिर आपका स्पाउस से आपकी पड़ती नहीं है, तो वही आपको सुख दे सकते हैं और वही दुख दे सकते हैं। तो ज्ञाति कारक एक्चुअली का मतलब होता है संस्कृत में रिश्तेदार, रिश्ते जो भी है आपका। So without relations and relationship, no one will flourish in the life. It represents 6th, 8th and 12th house. तो जो भी तकलीफें हैं और आप आगे बढ़ोगे उसमें भी रिलेशंस एंड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 6ठे, 8वें और 12वें भाव के लॉर्ड की तरह आप इसे समझें। फ्रॉम द 6th हाउस हम क्या एग्जामिन करेंगे? रिलेशंस को एग्जामिन करते हैं 6th हाउस से, रिश्तेदारियों को। मैटरनल जितनी भी रिलेशन है, मामा मामी, ये सब हम 6th हाउस से देखते हैं। एनिमी, शत्रु, एक्सीडेंट 6ठे भाव से देखते हैं। दुस्थान है, तीनों से देख सकते हो आप। डिजीज 6ठे भाव से देखते हैं। कॉम्पिटिशन, डिस्प्यूट्स, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर है नहीं। ऑब्स्टेकल, जो भी परेशानी आ रही है। लीगल प्रोसीडिंग्स, अडॉप्शन, पैट एनिमल्स, 6th हाउस से हम अडॉप्शन देखेंगे। इट इज द गेन ऑफ द 5th हाउस। 6th हाउस इज द गेन ऑफ 5th हाउस। तो आपको यदि चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है तो यहां पर अडॉप्शन 5th हाउस, 6th हाउस से देखेंगे। पैट एनिमल, जो भी जानवर वगैरह आप पालते हो घर के अंदर, वो भी 6ठे भाव से ही देखे जाते हैं। इन द सेम वे द सिग्निफिकेशंस ऑफ 8th एंड 12th कैन ऑल्सो बी एग्जामिन्ड फ्रॉम द जीके। अब 8th और 12th के क्या है? द सिग्निफिकेशन ऑफ 8th हाउस आर लॉन्जिविटी, आयु, क्रॉनिक डिजीज, जो आपकी क्रॉनिक डिजीज होती है, सडननेस, अचानक कोई भी घटनाएं घटित होंगी, एक्सीडेंट भी है उसमें। रिसर्च भी आप 8th हाउस से देखते हो, एक्सीडेंट्स। नेचर ऑफ डेथ 8th हाउस आपको इंडिकेट करता है। इनहेरिटेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, लॉन्जिविटी एटसेट्रा। इसका एक जो 8th हाउस का सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन है, जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। 8वां भाव आपको ट्रांसफॉर्म करता है। लाइफ में आप बदलोगे नहीं 8वें भाव के रोल के बगैर। कई लोगों को आपने देखा होगा वो बिल्कुल
360 डिग्री पर टर्न अराउंड हो जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, रास्ता उनका बदल जाता है। और वो कब बदलता है? जब 8th हाउस का रोल होता है। 8th हाउस उसको इतने तकलीफें देता है, इतने दुख देता है, इतनी परेशानियां देता है कि उसका थॉट प्रोसेस पूरी तरीके से बदल जाता है। तो ट्रांसफॉर्म 8th हाउस ही करता है। अचानक सडननेस देगा, उसकी जिंदगी के अंदर एक प्रॉब्लम जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आ जाएगी, और इस तरीके से लंबे समय की जो दिक्कतें देता है। छठा भाव आपको डिस्प्यूट देता है, छठा भाव आपको डिजीज देता है, मगर वो लंबे समय की नहीं देता, देता है थोड़े दिन के अंदर वो सॉर्ट आउट करेगा। मगर 8वां भाव जब कोई परेशानी देता है तो वो क्रॉनिक देता है, लंबी देता है, और सडनली देता है, बताकर नहीं देता। छठा भाव क्या करेगा? आपको बताकर देगा, आपको अंदाजा हो जाएगा 6th हाउस का। डेट लोगे तो आपको पता होगा डेट लेनी है, मगर 8th में जो डेट लेनी पड़ेगी, उधार लेनी पड़ेगी, वो ऐसी आपके साथ समस्या आ जाएगी जो आपको अचानक ही अभी के अभी पैसे चाहिए, इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर 8th हाउस ये सारी चीजें देता है। द सिग्निफिकेशंस ऑफ 12th हाउस आर एक्सपेंडिचर, व्यय भाव बोलते हैं, खर्चा है। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कनेक्शंस, स्पिरिचुअल गेन्स एंड मैरिटल ब्लिस एटसेट्रा, ये आपके 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस हैं जो जनरली आपको सबको पता होंगे। इफ जीके इज वेल प्लेस्ड इन ए चार्ट टुवर्ड्स एके, मतलब एके के रेस्पेक्ट में जीके अच्छा है, एंड अनअफ्लेक्टेड, देन द सिग्निफिकेशंस ऑफ दीज हाउसेस प्रॉस्पर, अदरवाइज दे विल टर्न बैकवर्ड टुवर्ड द नेटिव। ध्यान रखिएगा, जब भी आपका जीके यदि वेल प्लेस्ड है, आपको डॉक्टर जीके ही बनाता है, बगैर जीके के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको लॉयर जीके ही बनाएगा, बगैर जीके के आप लॉयर नहीं बन सकते। छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट है, 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट है, तो डॉक्टर में छठा और 12वां दोनों भाव आते हैं आपके डेफिनेटली। तो आपको जब भी डॉक्टर बनना है या आपको जज बनना है तो आपको लॉ करना पड़ेगा ना, डिस्प्यूट से रिलेटेड, बगैर डिस्प्यूट के आप लॉयर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर भी छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। एक आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो बहुत बड़ा, तभी भी छठे भाव का रोल होता है। तो जो जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपसे कोई पूछ लेता है, प्रोफेशन देखना है अपने, मेडिकल से रिलेटेड, डिस्प्यूट से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, पुलिस को भी यहाँ पर लिया हो, तो जीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें सभी में वो पर्सन थ्रू डिस्प्यूट अर्न करेगा, वो पर्सन थ्रू आपका क्या कहते हैं, इससे बीमारी से अर्न करेगा। हॉस्पिटल बना रहा है वो, तभी भी आपका, चाहे हॉस्पिटल खुद बना रहा है या डॉक्टर बन रहा है, इन बहुत केसेस जीके के बहुत ज्यादा, और कंपटीशन में सक्सेस में भी जीके का बहुत बड़ा रोल है। आपका देखिए एक एज देखी जाती है, यदि आपके एएमके के साथ जीके का कॉम्बिनेशन है और राशि दशा आ जाती है अप्रोप्रिएट एज पर, तब ये मान के चलिएगा कि वो पर्सन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर जाएगा पक्का। 5वां भाव भी हो गया, दूसरा भाव भी हो गया, और छठे भाव का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो कंपटीशन क्लियर करने में भी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं, 6 8 12th हाउस का सिग्निफिकेटर है, पर स्टिल इसके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस भी हैं। वो तभी मगर रिजल्ट देगा जब ये आपका आत्मकारक से वेल प्लेस्ड हो, मतलब केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड हो। फर्दर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना। whenever GK is placed with other कारकस, then one can predict evils to the way concerned। देखिए, जिस भी कारका के साथ ये जाकर बैठ जाएगा, जिस भी कारका के साथ जाकर बैठ गया, उस कारका को ये बर्बाद कर देगा। जीके की एक खास बात है। अब जैसे मैंने कहा, एएमके के साथ जाकर जीके बैठ गया एक अप्रोप्रिएट एज में, तो ठीक है, मगर आगे जाके वो उसको, यदि वो डॉक्टर है तो ठीक है उसका प्रोफेशन, मगर किसी और प्रोफेशन में चला गया तो जीके उसको थ्रू आउट लाइफ प्रॉब्लम देगा, ट्रबल देता रहेगा। जब भी जीके किसी भी कारक के साथ जाकर बैठेगा, उसका कारक को, उसके करेक्टरिस्टिक को खत्म कर देगा। प्रेडिक्शन में आप हमेशा ये याद रखना, खुद बली हो जाएगा, खुद उसके करेक्टरिस्टिक ले लेगा, उसकी अच्छाइयों को खुद ग्रहण कर लेगा और उसकी सारी अच्छाइयों को एक तरीके से किल कर देगा। ये इसके अंदर खास बात होती है। इसमें मैं लिख रहा हूं, जीके इज इन्फ्लुएंसिंग एएमके इन एनी वे, देन द नेटिव टेंड्स टू चेंज इन प्रोफेशन फ्रीक्वेंटली और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड पोजीशन में अकर एंड द सेम टाइम जीके विल प्रॉस्पर बाई एएमके। मतलब यदि एएमके के साथ जीके बढ़ गया तो उसको प्रोफेशन में परेशानियां आती रहेंगी, मगर जो जीके के सिग्निफिकेशंस हैं वो प्रॉस्पर हो जाएंगे। मतलब जीके से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस क्या हैं? बीमारी देगा, बीमारी दे देगा आपको। एएमके को तो खराब कर देगा पूरी तरीके से, खुद स्ट्रांग हो जाएगा। खुद स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है? जीके का स्ट्रांग होना हमेशा अच्छा नहीं होता। जीके का स्ट्रांग होना, यदि आप कंपटीशन दे रहे हो तो बढ़िया है, आप हॉस्पिटल से रिलेटेड काम कर रहे हो तो बढ़िया है, आप यदि कोई लॉयर हो तो बढ़िया है,
मगर बाकी केसेस के अंदर या आप कोई उधार देने का काम करते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज ये स्ट्रांग हो गया, इनमें से कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ को खराब करेगा, सडननेस देगा आपकी लाइफ के अंदर, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इस तरीके की चीज़ें देगा। तो जीके का स्ट्रांग होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लास्ट आपका जो कारक है वो होता है दारा कारक, डीके। ये 7th हाउस को इंडिकेट करता है। दारा का मतलब होता है यहाँ पर स्पाउस मानकर चलेंगे, वैसे वाइफ होता है मगर हम स्पाउस मानेंगे। ये लास्ट कारक है, सो दारा मीन्स वाइफ, इन टूडेज टाइम इट मीन्स स्पाउस, जिसे हम स्पाउस बोलते हैं वो दारा है आपका। दिस कारका गिव द जनरल पिक्चर ऑफ द स्पाउस। आप दारा कारक से ये देख सकते हो कि आपका स्पाउस कैसा होगा, कहां पर प्लेस्ड है, कौन प्लेनेट दारा कारक बन रहा है, उसके बेसिस पर स्पाउस के सभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एडवांस में कि स्पाउस आपका देखने में अच्छा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। यदि कोई सॉफ्ट प्लेनेट आपका दारा कारक है, वीनस है, तो स्पाउस ब्यूटीफुल हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, इस तरीके से आप मानकर चलोगे। बिग आईज हो सकती हैं उसकी, ऐसा हम वो कंसिडर करके चलेंगे। कहाँ पर प्लेस्ड है वो, इस पर भी इंपॉर्टेंस है। वो जो आपका दारा कारक है वो किसी से राजयोग बना रहा है या नहीं बना रहा है। यदि राजयोग बना रहा है तो आपका जो स्पाउस होगा वो रिच होगा, राजयोग फॉर्म कर रहा है तो। राजयोग की हम आगे बात करेंगे। देखिए, दिस कारका गिव द जनरल पिक्चर ऑफ द स्पाउस, द सिग्निफिकेशंस ऑफ 7th हाउस कैन बी सीन फ्रॉम डीके विच आर स्पाउस। आप केवल स्पाउस पर ध्यान नहीं देना है, पार्टनरशिप, फॉरेन ट्रेवल, 7th हाउस फॉरेन ट्रेवल का भी होता है, ट्रेड, ये आपका जो ट्रेड होती है डे टू डे, जो हम काम करते हैं ना रोजाना। आप एक रिटेल शॉप लेकर बैठ जाइए और रिटेल शॉप के अंदर जो हम काम करते हैं या किसी भी तरीके की जो ट्रेडिंग करते हैं वो ये 7th हाउस से देखते हैं। लॉस ऑफ साइट, आपका आई साइट में जो लॉस है उसको भी हम 7th हाउस से देखते हैं। एक्विजिशन ऑफ पोजीशन, ये पद प्राप्ति का भाव है 7th हाउस, पद प्राप्ति। और आपका ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है जो लोग एग्जाम देंगे, पद प्राप्ति भी दारा कारक से मिलती है। 10th हाउस भी आपका प्रोफेशन का है और दारा कारक इज ऑल्सो गिव्स द प्रोफेशन, क्योंकि ये 10 से 10th हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। 7th हाउस इज 10th फ्रॉम 10th, तो मैरिज पर ही फोकस मत करना, ये आपको प्रोफेशन भी देता है एक्चुअल में। और पब्लिक इमेज, 7th हाउस बताता है कि जो जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं या टीवी पर जितने भी एंकर्स होते हैं जो पब्लिक के अंदर दिखाई देते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सभी में 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 7th हाउस आपका एक्सपोजर करता है, आपको पब्लिक में पॉपुलर करता है, या आपको फेम या डिफेम जो भी मिलने वाला है वो 7th हाउस के बेस पर मिलना है। तो आपका जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर दारा कारक आपको बताएगा कि आपको फेम मिलना है, डिफेम मिलना है, क्या मिलना है। इफ डीके इज वेल डिस्पोज्ड एंड विदाउट अफ्लिक्शन then the married life will be good, and if ill placed then the effect of this कारका will suffer। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग जब वो मैरिड लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन देते हैं तो वो दारा कारक को एनालाइज करते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर दारा कारक वेल प्लेस्ड होता है, इसका मतलब आपकी मैरिड लाइफ अच्छी जाने वाली है। दारा कारक कौन है, कहाँ पर प्लेस्ड है, राजयोग फॉर्म कर रहा है, वो सारी की सारी बातें हम दारा कारक के बेस पर एनालाइज करते हैं। तो इन दिस वे आज की क्लास में हमने आपको ऑल 7 टाइप ऑफ कारकों के मैंने आपको सिग्निफिकेशंस बताए हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखिएगा। और इन कारकों के सिग्निफिकेशंस को आप बल्कि 4-5 दिन तक पढ़िएगा जब तक सारे याद नहीं हो जाए, क्योंकि आगे जाकर जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको यही काम आएंगे सिग्निफिकेशन। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आगे चल के हम केवल दशाओं की बात करेंगे, कुछ लग्नों की बात करेंगे, और इसके बाद सिग्निफिकेशंस के बेस पर हम सारी की सारी प्रेडिक्शन देंगे। तो आपको सिग्निफिकेशंस अच्छे से याद होने चाहिए। अब मैं डाउट्स लूंगा यदि किसी के कोई है तो। आप हैंड रेज कर सकते हो, वैसे किसी का रेज नहीं है, तो आई होप किसी का कोई डाउट है नहीं। जी परवीन जी बोलिए। सर जैसे इसमें एएम के और हमने मृत्यु कारक में दोनों में 9 हाउस भी ले रखा है, एजुकेशन भी ले रखी है, तो किसको प्रेफर करेंगे? दोनों से देखेंगे, एजुकेशन भी वो भी। मतलब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कुछ? नहीं, मल्टीपल कारक है इसके अंदर, मगर ये मानकर चलना है कि एम के को जब फोकस कर रहे हो तो ज़्यादा 2nd हाउस का रिजल्ट केवल एम के देगा, मगर वो एडिशनली आपका 10th के भी रिजल्ट दे देगा आपके, एडिशनली वो आपके 9th के रिजल्ट में भी हेल्प करेगा। तो अब जैसे मुझे 9th के रिजल्ट ही देखने हैं
तो मैं नॉट ओनली एएमके को देखूंगा, मैं बीके की स्थिति भी देखूंगा 9th हाउस के, यदि मुझे रिजल्ट देखना है तो बीके भी, क्योंकि 9th हाउस को इंडिकेट कर रहा है, और समवॉट मैं पीके को भी देखूंगा। यदि तीनों किसी भी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो 9th हाउस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यदि तीनों प्लेस्ड हैं तो वो हम जैसे एएमके और पीके एक्चुअली दोनों मिलके राजयोग बनाते हैं। आगे मैं राजयोग बताऊंगा आपको, तब मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से हमें हाउसेस को यूटिलाइज करना थैंक है। दीपांशु जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें साइन का इम्पोर्टेंस रहता है कि नहीं रहता है? जैसे आपने जो कारक बताए हैं वो अगर एक्सॉल्टेड साइन में हो, जैसे ज्ञाति कारक एक्सॉल्टेड साइन में बैठ गया हो, या फिर आपका जो आमत्य कारक या नीच का कोई प्लैनेट बैठ गया हो, और वो आप किसी मतलब 7 कारकों में कोई एक कारक बन रहा है, उसका यूज होगा कि नहीं होगा इसमें सर? सारा कुछ ही राशि बेस्ड है, आगे कराएंगे आपको, ओके सर, ओके। क्योंकि इसमें तो दशाएं भी राशियों की होंगी। जी जी जी। यहाँ पे तो राशियों का ही सारा खेल है। प्लेनेट में तो कम यूज है उसका, कौन सा कारक है ज्यादा यूज है और कौन सी राशि है, उसी के बेस पर हम सारा प्रेडिक्शन करेंगे आगे। ओके सर, थैंक यू। जी जीना बरार जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा ये क्वेरी है कि जैसे जो दर कारक है वो 7th हाउस का हम देख रहे हैं, दारा कारक है। आजकल लोगों की, हाँ जी, आजकल लोगों की ज्यादा मैरिजेस हो रही हैं, तो फिर सेकंड मैरिज के लिए हम किसको देखेंगे? वो हर एक मैरिज के लिए दारा कारक ही होता है। ओके सर, थैंक यू। अग्रवाल साहब। सर इसमें लग्न लॉर्ड से और दारा कारक से कोई संबंध नहीं है। अगर लग्न लॉर्ड ही दारा कारक हो रहा है, मतलब पारस्यरी के हिसाब से वो लग्न लॉर्ड है और वही दारा कारक बन रहा है, देन नहीं सर, वो लग्न लॉर्ड नहीं यूज करेंगे, अब तो एक ही हो गया अब। अच्छा, आत्मा कारक हो गया। हाँ, आत्मकारक ही है लग्न लॉर्ड एक्चुअल में। ठीक। जर्नी में क्योंकि हम यूटिलाइज करेंगे, मगर यहाँ पर ज्यादा हम आत्मकारक से लिंक देखेंगे उसका दारा कारक का, कि उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सेम प्लेनेट दो चीजें नहीं हो सकता इसमें। जेमिनी में आपका जो एक पर्टिकुलर कारक है वो वही होगा, दूसरा कारक नहीं हो सकता वो। तो उन दोनों की इंटर रिलेशनशिप को खेलेंगे हम आगे चल के, कि किस तरीके से उन दोनों में लिंक है, एक दूसरे से कैसे प्लेस्ड है और एक दूसरे के साथ प्लेस्ड है क्या। जैसे ए के और डी के एक साथ बैठ गए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग होता है एक्चुअली जेमिनी के अंदर। अच्छा, क्योंकि सर पढ़ा नहीं कभी जेमिनी, तो इसलिए सवाल आ गया। सर 3-4 क्लास में ही अनफोल्ड हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक सर, ओके, थैंक यू। में हम वहां तक पहुंच जाएंगे, सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। थैंक यू सर। जी, और किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम एंड करते हैं आज की क्लास को। जी सर, गुड नाइट, नमस्कार। गुड नाइट। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग और पीडीएफ कल शेयर करूंगा। हाँ, अभी हैंड रेज किया है कोंकण बोस जी ने। जी पूछिए सर। रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? कल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपको। ओके, थैंक यू सर।